सो हे गाइस, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरबीआई सिंप्लीफाइड पे। मेरा नाम यश है और आज हम आरबीआई मास्टर सर्कुलर मास्टर डायरेक्शन के अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है रुपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव। तो एक बार चल लेते हैं आगे। हाँ, ये जो डायरेक्शन है आरबीआई मास्टर डायरेक्शन ऑन रुपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव 2025। इस पर्टिकुलर वीडियो में, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एफआरए के बारे में भी जानेंगे, आईआरएफ के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं उसके बारे में भी बातें करेंगे, ठीक है। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ऑप्शंस क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, फ्यूचर और ऑप्शन साथ में बोलते हैं, और फॉरवर्ड्स के बारे में थोड़ा बात कर लेंगे, ठीक है। और फिर ये डायरेक्शन क्या बोलती है और उसके अंदर क्या चेंजेस हैं या कुछ चेंजेस नहीं है या कोई पर्टिकुलर कैपिंग कर रखी है, उस सब चीज़ों के बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो एक बार पढ़ लेते हैं थोड़ा कि बैकग्राउंड एंड लीगल अथॉरिटी क्या है। आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने एक नया मास्टर सर्कुलर इशू किया है रुपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव के ऊपर, ठीक है। ये इशू किसने किया है? फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट में, जो आरबीआई के अंदर है। लीगल पावर कौन सी यूज़ करी गई है? सेक्शन 45W एंड 45U ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू इसको इन्फोर्स किया गया है। और ये लिंक करता है विद फीमा एक्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट रेगुलेशन 2000 एंड ऑल्सो लिंक विद फीमा डेप्ट इंस्ट्रूमेंट रेगुलेशन 2019। इन दोनों रेगुलेशंस के बारे में हम फ्यूचर में कोई बात करेंगे। आज हम कम्प्लीटली इस पे फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमने इसकी लीगल अथॉरिटीज़ देख ली हैं। तो इस डायरेक्शन को क्यों लाया गया? टू कंसोलिडेट, सिंप्लीफाई एंड मॉडर्नाइज करने के लिए जो हमारा इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव रेगुलेशंस है। रिप्लेस किया है इसने बहुत सारे मल्टीपल सर्कुलर जो इशू किए गए थे सिंस तब से 1999 से जो भी इशू किए गए उनको रिप्लेस कर दिया एक नए इस मास्टर डायरेक्शन के थ्रू। और जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस होती हैं अपने हम इंडियन आईआरडी मार्केट को उसके साथ अलाइन करने के लिए, इसलिए इस मास्टर सर्कुलर को लाया गया है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ से हम अपना पूरा कॉन्सेप्ट और ये सब चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे इसमें क्या है, एप्लीकेबिलिटी एंड कमेंसमेंट। नेम हमें पता ही है क्या है, आरबीआई रुपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव डायरेक्शन 2025। ये कहाँ कहाँ अप्लाइड है? ये ओवर द काउंटर मार्केट में अप्लाइड है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया में अप्लाइड है, ठीक है। ओवर द मार्केट में क्या होता है कि दो पार्टीज होती हैं, पार्टी ए पार्टी बी, वो दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली डील साइन कर लेती हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स बना लेती हैं, ठीक है। या कभी कभी वो एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को भी इंक्लूड कर लेती हैं, ठीक है। लेकिन स्टॉक और यहाँ पर जो है ना, ये कोई भी इसमें, और जो स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया है उसमें क्या है, हम किसको रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज मानते हैं? जो SCRA 1956 के तहत ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब रिकॉग्नाइज्ड है। जैसे कि इसके फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, 1956, जो उसके थ्रू ऑर्गेनाइज्ड है और सेबी के थ्रू रेगुलेटेड है। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि आरबीआई ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स IRD इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स को अलाउ कर रखा हो इन स्टॉक मार्केट पे या इन स्टॉक एक्सचेंज पे इनको ट्रेड करना, तो उन सारी चीज़ों पे एप्लीकेबल है, ठीक है। इसमें एक स्पेशल कार्व आउट किया गया है, वो सारी की सारी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के हैं के अंदर है, वो किसी दूसरे डायरेक्शन, जो डायरेक्शन इस 21 Feb 2025 को डेट किया गया था उसके थ्रू गवर्न की जाएंगी। तो इस डायरेक्शन के अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, नॉट इंक्लूडेड। और ये जो मास्टर डायरेक्शन है ये कब से एप्लीकेबल है? 1 March 2026, ठीक है। ये था सब चीज़ें। अभी एक बार देख लेते हैं कि एक बार ये भी देख लेते हैं कि हाँ, तो जो OTC होता है ना, OTC एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, ये एक स्टॉक एक्सचेंज नहीं है ना। ये एक बात और बतानी थी मेरे को। तो अब एक बार ये देख लेते हैं कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं?
तो डेरिवेटिव क्या होता है, ये कोई भी एक मार्केट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो अपनी वैल्यू जो है, वैल्यू वो एक अंडरलाइंग वेरिंग, जो वेरी करता है, एसेट से ड्राइव करता है, एसेट से ड्राइव करता है, ठीक है। मतलब ये एक खाली बक्सा है, एक तरीके से देखो, एक बॉक्स है, खाली बॉक्स है, जो भी इसके अंदर आप डाल दोगे ना वो उसकी वैल्यू ले लेगा। जैसे कि कोई चॉकलेट डाल दी, तो अगर चॉकलेट की वैल्यू 5 रुपीज़ है, तो अब ये जो पूरा, इसको एक डेरिवेटिव बोल देंगे। तो ये चॉकलेट, इसके अंदर हमें पता नहीं है कि चॉकलेट है, हमें बस ये पता है कि इसकी जो वैल्यू है ना वो एक चॉकलेट से ड्राइव करी गई है, तो अभी इस पर्टिकुलर बॉक्स की वैल्यू भी 5 रुपीज़ हो गई, ठीक है। अगर अभी इसके अंदर मैंने कुछ और डाल दिया, जैसे कोई भी शेयर डाल दिया किसी कंपनी का, टाटा का शेयर डाल दिया फॉर एग्जांपल, तो अब इसकी जो, इस बॉक्स की जो वैल्यू है 5 नहीं, अब वो जो टाटा का करंट प्राइस होगा ना, शेयर का करंट प्राइस होगा उसका, वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसने क्या है, अपने अंडरलाइंग वेरिंग एसेट से अपनी वैल्यू ड्राइव कर ली। तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा बॉक्स बोल लूँ, जब भी उसके अंदर कोई पर्टिकुलर चीज़ डाले तो वो उस पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू को अपने पास रख ले या ड्राइव कर ले, है ना, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम डेरिवेटिव्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये डेरिवेटिव्स का यूज़ किस लिए होता है, डेरिवेटिव्स का यूज़ हेज करने के लिए यूज़ होता है ना, हेजिंग के लिए यूज़ होता है, हेज करने के लिए यूज़ होता है, प्लस ट्रेड करने के लिए भी यूज़ होता है, जिसको हम नॉर्मली स्पेकुलेशन बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ उसमें एक स्पेकुलेशन पार्ट भी आता है, स्पेकुलेशन, ठीक है। हेज करने के लिए, हेज मतलब यहाँ पर रिस्क को मिटिगेट करने के लिए या कम करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है डेरिवेटिव्स का, ठीक है। तो अभी उसमें क्या है, मतलब नॉर्मली डेरिवेटिव्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे यूज़ नहीं होता, उसको अगर फ्यूचर और फॉरवर्ड्स के साथ मिला दें, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन के साथ मिला दें, तो फिर ये वो वाला काम करने लग जाता है हेजिंग करने का, ठीक है। तो अभी यहाँ से कुछ चीज़ें आई हैं हमारे सामने कि फॉरवर्ड क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, एक स्वैप भी होता है, ठीक है, वो मैं आराम से बताऊँगा स्वैप क्या होता है। तो पहले एक बार फॉरवर्ड को देख लेते हैं। तो ये फॉरवर्ड जो है ना, फॉरवर्ड एक ऐसे टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो किसी दो पार्टी के बीच में होता है, टू पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, किसी दो पार्टीज़ के बीच में होता है, पार्टीज़ के बीच में होता है। और ये जो फॉरवर्ड है ना, सिर्फ फॉरवर्ड वो ओवर द काउंटर होता है, ठीक है, ओटीसी, ओवर द काउंटर होता है, ठीक है। बाकी ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है ये होते हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज बोल लो, मार्केट में, एक्सचेंज में, ठीक है। स्वैप्स ये भी ओटीसी भी होता है, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स, अभी फॉरवर्ड क्या है, फॉरवर्ड एक ऐसे टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है जो जो पर्टिकुलर एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, इस कॉन्ट्रैक्ट में एक पर्टिकुलर चीज़ लिखी होती है कि ये हैज करने के लिए यूज़ हो रहा है, मुझे पता है कि ये हैज करने के लिए यूज़ हो रहा है। तो जब भी कोई दो पार्टीज किसी एक एसेट को अंडरलाइन करके अपने रिस्क को मिटिगेट करने की कोशिश करती हैं या ट्रेड करने की कोशिश करती हैं, तो उनको फॉरवर्ड्स बोलते हैं। तो फॉरवर्ड्स कैसे होता है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि कोई एक ए बंदा है और कोई एक बी है, ठीक है, ये दोनों ट्रेडर्स हैं। अभी इसको, ये बी जो है इसको चॉकलेट, इसके पास चॉकलेट्स हैं, ठीक है, इसके पास चॉकलेट्स हैं और अभी इसका एक पर्टिकुलर प्राइस है, इस चॉकलेट का प्राइस है मान लो 100 रुपीज़, ठीक है। बी के पास कोई चॉकलेट है, ठीक है, और ए को वो चॉकलेट्स खरीदनी है, लेकिन ए को वो चॉकलेट्स अभी नहीं खरीदनी है, कहीं फ्यूचर में खरीदनी है, ठीक है। मान लो कि आफ्टर 3 मंथ्स इसको खरीदनी है वो चॉकलेट्स ए को, बट ए को क्या लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि इन 3 मंथ के बाद जो है ना, जो ए की चॉकलेट्स है ना, मतलब जो बी के पास चॉकलेट्स है ना, उसके प्राइसेस जो ना बढ़ जाएंगे, 100 से कुछ और हो जाएंगे, ठीक है, मे बी 105 रुपये हो जाए फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये ए की स्पेकुलेशन बोल रही है कि ये ऐसा सोच रहा है कि स्पेकुलेशन, कि ये सोच रहा है कि ऐसा हो जाएगा,
लेकिन दूसरी ओर बी क्या सोच रहा है, बी इसका अपोजिट चीज़ सोच रहा है ना, सेम मोटिव बट अपोजिट डायरेक्शन में। ये क्या सोच रहा है कि जो चॉकलेट्स है ना, तो वो चॉकलेट्स का प्राइस जो है ना मे बी क्या हो, इतना ज़्यादा चॉकलेट्स आ जाए मार्केट में कि उसका प्राइस जो है ना गिर जाए और वो 95 हो जाए। तो ये बी की स्पेकुलेशन है कि हाँ यार क्या पता 95 चॉकलेट प्राइस हो जाए। तो इसको फ्यूचर में इसका डर है कि ये 95 हो जाएंगी तो इसको घाटा हो जाएगा, क्योंकि ये तो ये इसको बेचना है, उसको ख़रीदना है। ये सेलर है और ये बायर है, वो चॉकलेट बायर है। तो और इसको ए को ये डर है कि अभी चॉकलेट तो 100 रुपये की है, लेकिन क्या पता फ्यूचर में 105 रुपये की हो जाए, तो इसको प्राइस बढ़ने का डर है, इसको प्राइस घटने का डर है। तो दोनों का इंटरेस्ट जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये क्या करेगा, ये इस सेलर को जाके बोलेगा कि ऐसा करो, तुम जो है ना ये पर्टिकुलर चॉकलेट जो है ना, चॉकलेट का डिब्बा जो है ना, मेरे को 3 मंथ बाद आफ्टर 3 मंथ मेरे को 100 रुपये में दे देना। ठीक है, मेरे को ये चीज़ 100 रुपये में दे देना, और मैं आपसे ये पर्टिकुलर 3 मंथ आफ्टर 3 मंथ ये चॉकलेट डिब्बा 100 रुपये में ख़रीद लूँगा। तो ये इस टाइप का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया इन लोगों ने कि इसको बोलते हैं 3 मंथ्स के आफ्टर 3 मंथ्स ए बोल रहा है बी से कि वो चॉकलेट का डब्बा ले लेगा पूरा, वो भी 100 रुपीज़ दे के बी को। ठीक है, तो बी को भी इसमें फ़ायदा दिख रहा है कि यार बी को लग रहा है कि मेरा प्राइस गिर जाएगा, तो वो अपने रिस्क को हेज कर रहा है डायरेक्टली कि भाई प्राइस गिर गया तो मुझे अभी तो 100 रुपये में मिल रहा है, मतलब ये मेरे को बोल रहा है कि फ्यूचर में 100 रुपये में दे देगा, और इसको लग रहा है कि यार फ्यूचर में 100 रुपये में नहीं, वो 105 रुपये में है, तो इसने भी अपना रिस्क को हेज कर लिया 100 रुपये में। ठीक है, तो अभी ऐसा भी हो सकता है कि भैया वो फ्यूचर टाइम आएगा, वो 3 महीने बाद जो टाइम आएगा उसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये चॉकलेट जो प्राइस है वो बढ़ जाए या घट जाए, तो किसी एक को लॉस हो जाएगा, किसी एक को नहीं लॉस होगा। नॉर्मली जो फॉरवर्ड्स होते हैं उनमें ये लोग कमोडिटी एक्सचेंज नहीं करते, जो डिफरेंस होता है ना, जो डिफरेंस होता है उसको पे कर देते हैं। जैसे 100 माइनस 95 होगा, 105 माइनस 100 होगा, तो वो डिफरेंस पे करेंगे। ठीक है, कमोडिटी एक्सचेंज नहीं करेंगे। तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं जिसकी वजह से दोनों ही अपने रिस्क को हेज कर रहे होते हैं, ए भी अपने रिस्क को हेज कर रहा है, बी भी अपने रिस्क को हेज कर रहा है। तो ऐसे टाइप का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो ओवर द काउंटर बन रहा होता है उसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी बिल्कुल सेम होता है, पर वो ओटीसी में नहीं होता, वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में होता है। ठीक है, अभी ऑप्शन क्या होता है, ठीक है, अब एक बार ऑप्शन का देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन भी एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें सेम चीज़ होती है, एक ऑप्शन सेलर होता है, एक ऑप्शन बायर होता है, और हम यहाँ पर भी हेज कर रहे हैं रिस्क को, और हम ये सब चीज़ें ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो ऑप्शन बायर ने कुछ कमोडिटी खरीद रखी है, या मान लो कोई शेयर खरीद रखा है जिसका प्राइस अभी के टाइम पे 200 है। ठीक है, इसको फ्यूचर में डर है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इकोनॉमी स्लो डाउन हो सकता है, और मे भी प्राइस जो है ना गिर जाए, फॉल हो जाए। ठीक है, इसको इस चीज़ का डर है, इसके खुद के स्पेकुलेशन से। ऑप्शन सेलर को क्या लग रहा है कि ऐसा तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, ऑप्शन सेलर को लग रहा है कि ऐसा या तो वो 200 ही रहेगा या 200 से बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, उसको तो ये लग रहा है। ठीक है, या तो 200 रहेगा या 200 से बढ़ जाएगा, और इस ऑप्शन बायर को लग रहा है कि यार कम हो जाएगा। तो ऑप्शन बायर क्या बोलता है, अभी फॉरवर्ड वाले में क्या प्रॉब्लम था, फॉरवर्ड वाले में एक छोटा सा प्रॉब्लम था, फॉरवर्ड और फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम था, इसमें सेम चीज़ हो रही थी, हमने देखा था ना कि वो एक दूसरे के रिस्क को हेज करने की कोशिश कर रहे थे, और इनडायरेक्टली एंड में जब एक्सपायरेशन डेट होता था वो 3 मंथ बाद किसी एक को लॉस हो जाता था, किसी एक को प्रॉफिट हो जाता था। ठीक है, इसमें क्या था, वो जो है ना ऑब्लिगेशन थी। ठीक है, मतलब कुछ भी हो वो 3 मंथ बाद जो है ना ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट होना होगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड्स और फ्यूचर में वो एग्जीक्यूट होता है, पर ऑप्शन में एक बायर के पास ये ऑप्शन होता है कि भाई वो एक्सपायरेशन डेट के बाद वो एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है। तो बायर के पास क्या होता है, बायर के पास राइट होता है।
ठीक है। लेकिन जब जो ऑप्शन सेलर होता है ना वो ऑब्लाइज्ड होता है, मतलब ऑप्शन सेलर को वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। कब? जब बायर वो अपने राइट को यूज़ करेगा, ठीक है। लेकिन अगर बायर ने अपना राइट यूज़ नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये पर्टिकुलर राइट लेने के लिए कि मैं उस पर्टिकुलर टाइम पे जाने के बाद, मैं 3 मंथ बाद जाने के बाद, अगर मान लो 3 मंथ के बाद मेरा प्राइस फॉल हो गया, अगर मेरा प्राइस फॉल हो गया, देख लेते हैं, प्राइस फॉल 200 से नीचे चला गया, ठीक है, तो मेरे को फ़ायदा है। अभी जितना भी नीचे जाएगा, मान लो 190 नीचे चला गया, तो जो 10 है ना, 10 रुपये हैं, 10 रुपये सेलर बायर को दे देगा, ये 10 रुपये इसको दे देगा, वो 3 मंथ बाद। क्यों? क्योंकि प्राइस फॉल हुआ, जिसका मुझे डर था, एज अ ऑप्शन बायर मुझे डर था, मेरे पास ये राइट है कि मैं एग्जीक्यूट कर लूँगा, मैंने एग्जीक्यूट कर लिया क्योंकि प्राइस फॉल हो गया, तो मैंने अपने 10 रुपये बचा लिए जो गिर गिर गए थे, जो फॉल हो गए थे। तो मैंने अपने राइट का यूज़ किया उन 3 मंथ बाद, और ऑप्शन सेलर ने, वो ऑब्लाइज था, उसे करना ही पड़ा क्योंकि मैंने राइट को यूज़ किया, तो उसने मेरे को 10 रुपये दे दिए, मेरे को डिफरेंस दिया। असलियत में कोई एक्चुअल शेयर एक्सचेंज नहीं हुआ, डिफरेंस एक्सचेंज हुआ, ठीक है। उसने मेरे को 10 रुपये दिया, ऐसा नहीं कि 200 मैंने दिए, फिर मतलब उसने मेरे को 190 जैसी हुई तो उसने मेरे को 200 दे दिए, ऐसा कुछ नहीं। तो उसने मेरे को उसका डिफरेंस दे दिया। तो जो ऑप्शन बायर है उसके पास वो राइट खरीदने के लिए ऑप्शन सेलर को क्या देना पड़ता है, एक प्रीमियम देना पड़ता है, प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम, PRE, ठीक है, प्रीमियम। तो वो प्रीमियम देना पड़ता है, वो एक अमाउंट होता है, जैसे कुछ भी हो सकता है, 45 रुपीज़ हो सकता है ना, मतलब वो तो कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड किस पे करता है, ये जो 45 रुपीज़ है या 50 रुपीज़ हो या 5 रुपये ही हो सिर्फ, है ना, प्रीमियम कम भी हो ज़्यादा हो, ये कौन डिसाइड करता है? ये असल में प्रीमियम ये पर्टिकुलर प्रीमियम है ना, ये डिसाइड करता है कि कितना रिस्की है वो पर्टिकुलर रिस्की है वो शेयर। भाई अगर प्रीमियम ऑप्शन, जो ऑप्शन सेलर है उसको लगेगा कि यार ये जो शेयर है ना, पर्टिकुलर शेयर, ये बहुत गिरता है, मतलब ये इसकी स्पेकुलेशन ऐसे है कि यार ये पॉसिबली क्योंकि रिसेशन, मतलब कुछ इकोनॉमी स्लो डाउन होने वाली है, तो ऑप्शन की मतलब वो प्राइस गिर सकता है, 200 से नीचे जा सकता है, तो रिस्क ज़्यादा है अभी ऑप्शन सेलर के पास। तो वो बोलेगा नहीं नहीं, अब मैं जो है ना 5 रुपये नहीं, मैं 50 रुपये लूँगा सीधे ऑप्शन प्रीमियम की तरह। और अगर उसको लगेगा कि नहीं नहीं यार ये तो बहुत स्ट्रांग है, तो जितना रिस्की शेयर होगा उतना ही ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा एक बायर को। इनडायरेक्टली मुझे बताओ कि इसमें ऑप्शन बायर को ज़्यादा फ़ायदा होता है या ऑप्शन सेलर को ज़्यादा फ़ायदा होता है? नॉर्मली ऑप्शन सेलर को ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि वो 3 कंडीशन है, या तो वो जो प्राइस है शेयर का वो गिर जाएगा, या तो बढ़ जाएगा, या उतना ही रहेगा, ठीक है। ये 3 कंडीशन है, जिसमें से इसमें 2 कंडीशन में ऑप्शन सेलर को कुछ करना ही नहीं है, 2/3 की पॉसिबिलिटी है इसमें, इसको कोई पैसा देना ही नहीं है ऑप्शन बायर को। लेकिन 1/3 की वो एक पॉसिबिलिटी जिसमें प्राइस गिर जाएगा, उसमें ही इस ऑप्शन सेलर को पैसा देना है। तो मैथ की प्रोबेबिलिटी में ये ज़्यादा हमेशा फ़ायदे में रहता है, इनडायरेक्टली ऑप्शन सेलर ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं, ऑप्शन बायर्स इसलिए नुकसान में रहते हैं, और इसलिए पैसे जो लोग होते हैं जो फ्यूचर में ऑप्शंस करते हैं, पैसे गंवाते रहते हैं, इनडायरेक्टली उनका पैसा बहुत लॉस होता रहता है। तो ये एक ऑप्शन, मतलब हमें जब ऑप्शन मिल जाता है तो, और जब हम ऑप्शन, उसको ही ऑप्शन बोलते हैं, वह एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर आपको ऑप्शन मिला हो, ठीक है, और आप उस एक बायर उसमें प्रीमियम पे करता है ऑप्शन सेलर को, ये पूरी स्टोरी है, तो इसको बोलते हैं। तो फॉरवर्ड्स और फ्यूचर तो सेम चीज़, पर इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलता, ये ऑब्लाइज होता है, ठीक है, मतलब ये करना ही पड़ेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट 3 मंथ बाद, अगर 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है तो 3 मंथ बाद तो एग्जीक्यूट होगा ही। लेकिन ऑप्शन के पास क्या होता है, ऑप्शन बायर्स के पास, कि हाँ भाई नहीं भी करना हो, अगर प्राइस गिरा ही नहीं, प्राइस बढ़ गया, तो मैं अपने हिसाब से करूँगा, ठीक है। तो ये ऑप्शंस हो गए, ये फॉरवर्ड फ्यूचर्स हो गए, ठीक है। अभी स्वैप्स के हम बारे में थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ थी, अभी हम यहाँ से इतनी चीज़ें से पता लगा सकते हैं कि अब ये रुपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स क्या हैं, ठीक है। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव होने का मतलब है कि अभी हम किसी पर्टिकुलर चीज़ का इंटरेस्ट रेट हैज कर रहे हैं, ठीक है, डेरिवेटिव हैज करने के लिए यूज़ होते हैं। तो अभी मैं मान लो कि मैंने किसी ए बंदे ने बी से लोन ले लिया, बी जो है बैंक है, ए कोई बोरोवर है, ठीक है, और
इसने क्या है कि इसने 7% पे लोन लिया, पर इसको और ये फ्लोटिंग लोन था, ये जो लोन है वो फ्लोटिंग लोन है। तो अगर ये फ्लोटिंग लोन है और ए ने बी से लोन ले रखा है 7% पे, और इसको ए को लग रहा है कि फ्यूचर में क्या है वो 7% जो फ्लोटिंग लोन है ना मेरा, वो यार 9% या 10% जा सकता है। ठीक है, तो अभी ये जो डेरिवेटिव है, किस टाइप का डेरिवेटिव है, ये मेरे इंटरेस्ट रेट के ऊपर अंडरलाइन कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव। कि मैं अब जो ए है ना वो IRD के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाएगा और इस इंटरेस्ट इसको हेज करने की कोशिश करेगा किसी भी मीन से। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे किसकी, लेकिन यहाँ पर रुपी क्यों लगा रखा है? ठीक है, रुपी लगाने का यही रीज़न है कि जो इंडियन इंटरेस्ट रेट है उसके लिए इंडियन इंटरेस्ट रेट। अभी इंडियन इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं? जैसे माइबोर हो गया, माइबोर मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। ठीक है, ये माइबोर हो गया। दूसरा क्या हो सकता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड, ये एक इंटरेस्ट रेट होता है ना। तीसरा क्या हो सकता है? ट्रेजरी बिल यील्ड। तो इन तीन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, इंडियन इंटरेस्ट रेट को यूज़ कर रहे हैं। और तो रुपी इसलिए लगा क्योंकि इंडियन इंटरेस्ट रेट को यूज़ कर रहे हैं, और क्योंकि जो अंडरलाइंग एसेट है यहाँ पर वो इंटरेस्ट रेट है जिसको हम हैज करने वाले हैं, इसलिए इंटरेस्ट रेट लग गया। और क्योंकि ये प्रोसेस हेजिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, कभी कभी स्पेकुलेशन के लिए भी यूज़ होती है, इसलिए इसको, क्योंकि अंडरलाइंग हमारा इंटरेस्ट रेट है ना, इसलिए इसको डेरिवेटिव भी बोल दिया। ठीक है, तो ऐसे करके रुपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। तो RBI ने इनको इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को कौन कौन लॉन्च कर सकता है, कौन कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, किस टाइप की कैटेगरी इसको यूज़ कर सकती है, कहाँ यूज़ कर सकती है, किस स्टॉक एक्सचेंज पे यूज़ कर सकती है या ट्रेड कर सकती है, वो सारी चीज़ें इस मास्टर डायरेक्शन के अंदर बता रखी हैं। ठीक है, अभी है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन्हीं चीज़ों की वजह से इसमें थोड़ा टाइम लगता है कि कौन से वो कॉमन IRD प्रोडक्ट्स हैं। एक है FRA का मतलब क्या होता है? लॉक टुडे द इंटरेस्ट रेट फॉर द फ्यूचर पीरियड। मैंने आपको ये बता रखा है डायरेक्टली। FRA का मतलब क्या होता है? FRA बिल्कुल सेम चीज़ है, मैं दोबारा से सेम चीज़ बताऊंगा, थोड़ा जल्दी बताऊंगा। ठीक है, फॉरवर्ड, FRA की फुल फॉर्म होती है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट इसको बोलते हैं। ये जो होता है वो OTC पे होता है, और क्योंकि ये फॉरवर्ड है तो ये क्या है? ऑब्लाइज्ड है, ऑब्लिगेशन है इसमें, ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है? FRA दो टाइप के होते हैं, लिख लेते हैं। FRA दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं लॉन्ग FRA, एक होता है शॉर्ट FRA। लॉन्ग का इनडायरेक्टली आप मतलब ये समझ के चलना कि लॉन्ग का मतलब होता है बाय करना, बाइंग, और शॉर्ट का मतलब होता है सेल करना। ठीक है, सेलिंग। ठीक है, FRA फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट OTC पे मिलते हैं और OTC पे होते हैं, और ऑब्लिगेशंस वाले होते हैं जिसको एग्जीक्यूट करना ही पड़ता है एक्सपायरी डेट पे। तो इसमें चीज़ क्या है? सेम चीज़ है, मैं दूसरे पर्सपेक्टिव से बताता हूँ। मैं एक फैक्ट्री ओनर हूँ। ठीक है, मतलब मुझे एक फैक्ट्री सेटअप करनी है जिसमें मेरे पास पहले तो मनी है, कुछ पर्टिकुलर मनी है मेरे पास, उससे मैं एक लैंड खरीद लेता हूँ अच्छा खासा, और अब मुझे उस पर मशीनरी लानी है उस पर्टिकुलर लैंड पे। मुझे कोई प्रोडक्शन किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग का मेरे पास एक पूरा प्लांट है, मुझे मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीन चाहिए। लैंड तो मैंने ख़रीद लिया, लेकिन मुझे पता है कि जब मैं लैंड खरीद लूँगा और जब मैं मशीन सेटअप करूँगा ना, तब मेरे पास पैसा नहीं बचेगा, मेरे पास वर्किंग कैपिटल नहीं बचेगी। तो जब उस टाइम तक मेरे पास वर्किंग कैपिटल नहीं बचेगी तो मैं क्या करूँगा? मुझे लोन लेना पड़ेगा। मान लो 3 मंथ्स बाद मुझे लोन लेना है, मुझे पता है कि आज मैंने सेटअप किया ज़ीरो पे, और 3 मंथ बाद मेरे पास पैसे ख़त्म हो जाएंगे, और मुझे तब मशीन जो है ना, मशीन लगानी पड़ेगी, प्लांट के अंदर सेटअप करनी पड़ेगी मशीन, तो मुझे तब लोन लेना पड़ेगा। बट मुझे क्या डर है कि ये जो पर्टिकुलर इस टाइम पे मुझे लोन मिलेगा, क्या पता ज़्यादा रेट पे मिले, इंटरेस्ट रेट पे मिले। मुझे नहीं पता ना कि मेरा इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ जाए। तब मैं बैंक के पास जाके बोलूँ कि यार अभी तो 5% चल रहा था फॉर एग्जांपल, और जब मैं यहाँ पर 3 महीने बाद लेने जाऊँ तो पता चला 9% हो गया, है ना? कुछ भी हो सकता है ना, कम भी हो सकता है, पर अभी 5% चल रहा है।
और मुझे पता है कि मेरे को जो पर्टिकुलर चीज़ की नीड है ना वो फ्यूचर में है, अभी नहीं है, प्रेजेंट में नहीं है। तो बिल्कुल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ये, बिल्कुल हमने अभी पढ़ा था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसको थोड़ा डेप्थ में और बता रहा हूँ दूसरे पर्सपेक्टिव से। तो इसमें इसमें क्या होगा, ये 3 मंथ के लिए 3 मंथ बाद मेरे को लोन चाहिए। तो अभी मैं किसी लेंडर के पास जाके बोलूँगा, असल में जो लॉन्ग होता है, मैं एक बार लिख देता हूँ, जो लॉन्ग होता है वो बोरिंग के लिए यूज़ होता है, बोरर्स के लिए यूज़ होता है, और जो शॉर्ट होता है ना वो लेंडर्स के लिए यूज़ होता है, लेंडर्स के लिए। ठीक है, तो जब ये 3 मंथ हो जाएंगे, अब मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, तो मैं बैंक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करके पहले रख लूँगा, इस पॉइंट पे ही मैं यहाँ पर ही मैं कॉन्ट्रैक्ट करके रख लूँगा कि भाई देखो 3 मंथ बाद मुझे तुम 5% पे या 6% पे, ज़्यादा 6% पे लोन दे देना, वो भी पर्टिकुलर इतने कैपिटल का 6 मंथ के लिए। और ठीक है 6 मंथ के लिए, तो मेरा 3 मंथ बाद 6% पे, जो कि 6% इंटरेस्ट रेट पे इतने वर्किंग कैपिटल मुझे चाहिए, और वो मुझे 6 मंथ के लिए चाहिए। तो इस एफ को लिख सकते हैं, एफ को लिख सकते हैं 3 × 9 FRA। ठीक है, इसको नॉमेनक्लेचर है इसका। ठीक है, तो अभी मैंने तो अपना इनडायरेक्टली मैंने इससे क्या करने की कोशिश करी, मैंने अपने इंटरेस्ट रेट को हेज करने की कोशिश करी, अपने रिस्क को मिटिगेट करने की कोशिश करी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में मेरे को 6% पे या 9% में मिलने लग जाए। तो इसलिए मैंने उसको एक पर्टिकुलर रेट बता दिया कि मुझे 6% पे ये 1 करोड़ रुपये 6 मंथ के लिए चाहिए, 3 मंथ बाद। तो यही यही मेरा एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था, फ्यूचर में हम करने वाले थे। चॉकलेट भी मैं फ्यूचर में ही देने वाला था, BYR जो है। तो अब 2 कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है, ठीक है। तो लॉन्ग FRA के लिए क्या होगा, जो जो बंदा लॉन्ग FRA में उसके लिए क्या होगा, और शॉर्ट FRA में होगा उसके लिए क्या होगा। ठीक है, तो आफ्टर 3 मंथ, जैसे 3 मंथ पूरे हो जाएंगे, जब 3 मंथ पूरे हो जाते हैं ना, जो इसको बोलते हैं सेटलमेंट साइकिल। यहाँ पर हमें सेटल करना पड़ता है ना, क्योंकि ऑब्लाइज्ड है हम, क्योंकि ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसको सेटलमेंट डेट बोलते हैं, इस दिन सेटलमेंट होना है। तो अगर सेटलमेंट करते टाइम पे यहाँ पर आफ्टर 3 मंथ इंटरेस्ट रेट गलती से भी 9% हो गया, ठीक है, तो जो लॉन्ग पोजीशन में था ना, जो लॉन्ग FRA था, लॉन्ग FRA मतलब जो बोरोवर था यार, लॉन्ग FRA मैंने ऊपर लिख रखा है, लॉन्ग FRA का मतलब जो बोरोवर है, ठीक है, वही बोरोवर ही बाय करता है लॉन्ग FRA। तो जो लॉन्ग FRA है ना, लॉन्ग का मतलब बाय होता है, बाय करना FRA, और वही बोरोवर के लिए। देखना कैसे फ़ायदा होगा, मतलब दिख ही रहा होगा कि अगर 3 मंथ बाद अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता, तो 3 मंथ बाद उसको 9% पे वो 1 करोड़ रुपये लेने पड़ते हैं। लेकिन अभी जो वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट, क्योंकि ऑब्लाइज्ड है ना, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट को करेगा तो उसको सिर्फ 6% पे ही लोन मिल जाएगा। तो उसने जब लॉन्ग FRA लिया तो उसको ये बेनिफिट है कि उसको 6% मिल गया। लेकिन अगर आफ्टर 3 मंथ ऐसा हो गया, जो इंटरेस्ट रेट है वो 4% हो गया, ठीक है, तो अब किसको फ़ायदा होगा, क्योंकि हमने तो डिसाइड किया था 6% पे ही देना है। अब किसको फ़ायदा होगा, अब फ़ायदा होगा शॉर्ट वाले को, जिसने लोन दिया है। मतलब मैं एक लेंडर हूँ फॉर एग्जांपल, तो भाई अब मुझे वो 4% पे ना दे के वो लोन 6% पे देना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए फ़ायदेमंद है। भाई मैं तो पैसा इंटरेस्ट से कमाता हूँ ना, मी एज अ लेंडर मैं पैसा इंटरेस्ट से कमाता हूँ, 6% इंटरेस्ट ले रहा हूँ मैं उस बंदे से, जो कि 4% पे देता अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आते। तो फॉरवर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, फॉरवर्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो यही होता है। इंटरेस्ट रेट पे जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा ऐसे ही होता है। अगर पैसा बढ़ जाए, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो लॉन्ग पोजीशन को फ़ायदा होती है, जो लॉन्ग FRA होता है, और अगर घट जाए उस पर्टिकुलर सेटलमेंट डेट पे, घट जाए IR, तो शॉर्ट वाले को फ़ायदा होता है। तो इसको ही बोलते हैं फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। लॉक टुडे, आज लॉक कर दो इंटरेस्ट रेट, और फ्यूचर पीरियड के लिए। ये सेम फॉरवर्ड वाला केस है, ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वाला। अभी अभी अगला है इंटरेस्ट रेट स्वैप। अभी इंटरेस्ट रेट स्वैप बहुत बड़ा है। अब यहाँ पर स्वैप के बारे में पूरी बात आएगी कि स्वैप क्या होता है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं स्वैप के बारे में। ठीक है, स्वैप इंटरेस्ट रेट, यहाँ पर ये जैसे बोल रहा है कि इंटरेस्ट रेट स्वैप करना है, जैसे एक्सचेंज, स्वैप का मतलब होता है एक्सचेंज करना ही, एक्सचेंज फिक्स इंटरेस्ट रेट फॉर द फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अभी देखना है कि कैसे हम करने वाले हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बताने ज़रूरी है। इसके बाद हम पूरा रुपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स पे आएंगे, ठीक है, अच्छे से।
ठीक है, स्वाप को देख लेते हैं। जैसे इसमें देखते हैं कि एक कंपनी है, कंपनी ए और एक है कंपनी बी। ठीक है, कंपनी ए को किसी लेंडर L1 ने ₹100 करोड़ दिए हैं, ठीक है, एज अ लोन, बट किस रेट पे? एक फ्लोटिंग रेट पे। ठीक है, फ्लोटिंग रेट पे। और वो फ्लोटिंग रेट का क्या मैकेनिज्म है कि माइबॉर प्लस 2%। ठीक है, अभी माइबॉर क्या होता है हमें बताइए, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। और ये 2% एक्स्ट्रा क्यों लिया है? ये कंपनी का रिस्क है कि जितनी ज़्यादा कंपनी रिस्की दिखेगी किसी भी लेंडर को, उतना ही ये परसेंटेज बढ़ता जाएगा। तो हमने एज्यूम कर लिया कि वो थोड़ी रिस्की कंपनी है और उसके लिए उसका 2% एक्स्ट्रा है माइबॉर से। दूसरी जगह कंपनी बी है जिसने पैसा लिया है लेंडर से, लेंडर टू। ये लेंडर टू और लेंडर वन दोनों सेम भी हो सकते हैं, लेकिन हम लेंडर टू ले रहे हैं, किसी दूसरे लेंडर से लिया है। और इसने जो लिया है, इसने भी 100 करोड़ रुपये लिए, बट इसने क्या है, फिक्स रेट पे लिया है। तो फिक्स्ड रेट है, तो फिक्स इंटरेस्ट रेट है जो कि हम ले रहे हैं 11% का। ठीक है, तो अभी इस सिनेरियो क्या है कि कंपनी ए को क्या लग रहा है कि यार फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि जो माइबॉर है ना, उसका जो रेट है ना वो बढ़ सकता है, वो इंक्रीज हो सकता है। तो अभी मान लो अगर माइबॉर 8% पे चल रहा है और फ्यूचर में अगर वो फ्यूचर में अभी क्या इफेक्टिव 8% की वजह से अभी इफेक्टिव जो इनको देना पड़ रहा है वो 10% देना पड़ रहा है लोन पे जो अमाउंट, लोन पे जो इंटरेस्ट है। लेकिन माइबॉर अगर फ्यूचर में बढ़ जाता है और अगर 10% हो जाता है तो इनको इफेक्टिव 12% देना पड़ेगा प्लस 2 एडिशनल रिस्क जो है। तो इनको लग रहा है कि जो हमारा जो फ्यूचर में अगर माइबॉर बढ़ जाता है, जो उनको लग रहा है कि बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से इन पे जो इंटरेस्ट बर्डन है वो भी बढ़ जाएगा, जो बोरिंग कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी। दूसरी ओर कंपनी बी का क्या सिनेरियो चल रहा है, कंपनी बी को लग रहा है कि माइबॉर जो है वो कम हो जाएगा, मान लो 6% पे चला जाएगा या 5% पे चला जाएगा। तो उसकी वजह से जो ये जो फिक्स अब इंटरेस्ट दे रहे हैं 11%, वो ये पैसा ना दे के वो चाहते हैं कि अब हम कुछ माइबॉर प्लस रिस्क दें, रिस्क परसेंटेज दें। तो जो कंपनी बी का इंटरेस्ट है वो एक माइबॉर प्लस रिस्क परसेंटेज को लेने का है, मतलब उनका जो इंटरेस्ट है वो ऐसे फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट को लेने का है। इन द फ्यूचर उनको ऐसा लग रहा है कि माइबॉर की वैल्यू घट जाएगी। कंपनी को अपोजिट लग रहा है, तो दोनों का इंटरेस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो ये दोनों जो कंपनी ए है और कंपनी बी है, ये क्या करती हैं, ये एक स्वाप एग्रीमेंट में जाती हैं। ठीक है, तो कंपनी, ये स्वाप एग्रीमेंट हो गया, मतलब एक स्वाप कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगी, इसका नाम है स्वाप, हम स्वाप बोल देते हैं। तो इसमें क्या वादा करेगा ए कंपनी बी को, कंपनी ए जो है कंपनी बी को पैसा देगी कितने पे, 10% फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देगी, फिक्स्ड रेट ऑन 100 करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो अभी क्या, अभी ए को क्या मिल गया, ए को मिल गया फिक्स्ड वाला पार्ट पे करने का। ठीक है, बी क्या है, बी बोलेगा ठीक है मैं तुम्हें दूंगा माइबॉर प्लस 1%। ठीक है, मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, ये बी ए को देगा। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है कि अभी ए को चाहिए था फिक्स्ड, तो वो इसके थ्रू फिक्स मिल गया इनको, और बी को चाहिए था वेरिंग माइबॉर के साथ, तो बी को माइबॉर मिल गया, बी को अब माइबॉर पे करना पड़ रहा है ना इधर, ऐसा कुछ इन्होंने अरेंजमेंट बना दिया। तो इस पूरे मैकेनिज्म को बोलते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप करना। ठीक है, इसने अपना इंटरेस्ट रेट स्वैप कर दिया, इसने भी अपना इंटरेस्ट रेट स्वैप कर दिया, कंपनी ए को फिक्स मिल गया, कंपनी बी को वेरिंग मिल गया, फ्लोटिंग मिल गया। ठीक है, तो अभी इसका फ़ायदा क्या हुआ वो हमें पता चलेगा टाइमलाइन पे, माइबॉर टाइमलाइन पे। ठीक है, तो जो माइबॉर टाइमलाइन है वो देख लेते हैं। अभी माइबॉर जो करंट है 8% में मान के चला है। ठीक है, और हम अभी ये देखने वाले हैं टोटल माइबॉर की टाइमलाइन कब, ये तो हो गया 0 ईयर पे। ठीक है, जस्ट स्टार्ट हुआ, फिर ये 1 ईयर पे। ठीक है, सेकेंड ईयर का मैं बताऊंगा नहीं, आपको समझ आ जाएगा अगर आपको ये फर्स्ट ईयर का पता चल जाए। अभी जो माइबॉर का पूरा टाइम होता है वो 1 साल का होता है, तो ये पूरे साल वो 8% रहा होगा। ठीक है, तो अभी करंट सिनेरियो में देखते हैं कि ए को क्या क्या करना पड़ रहा है ना। अभी हम देख लेते हैं जो स्वैप मैकेनिज्म है, स्वैप मैकेनिज्म के थ्रू क्या पे करना पड़ा। ठीक है, स्वैप मैकेनिज्म, अभी से मैं स्वैप मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ। तो जो ए को ए पे करता है, ए पे करता है बी को कितने रुपए, वो बोल रहा है कि मैं ए
जो है बोल रहा है बी को पे करेगा 10% फिक्स्ड रेट पे 100 करोड़ पे, और बी, ठीक है अभी कर लेते हैं कैलकुलेट, तो 10% फिक्स 100 करोड़ पे कितना होता है 10 करोड़, ठीक है। ए पे करेगा बी को 10 करोड़, ठीक है। अभी बी कितना पे करेगा ए को, बी ने बोला कि हम मैं पे करूँगा तुमको माइबोर प्लस 1%, और वो 100 करोड़ पे और 100 करोड़, तो जो बी पे कर रहा है वो पे कर रहा है 9 करोड़ रुपीस। तो अभी अगर हम इसका नेट निकालें तो नेट क्या हो रहा है, नेट ए पे कर रहा है बी को, ये नेट कंडीशन हो गई, स्वैप की नेट कंडीशन वो है 1 करोड़ रुपीस, ठीक है। तो फाइनली जो ट्रांजेक्शन वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, ए के लिए देख लेते हैं। ए के लिए अगर देखेंगे तो ए को पे करना पड़ा, ए पेज टू बी 1 करोड़ रुपीस, ठीक है। दूसरी ओर इसने पे किया पेज L1, कितना पे किया L1 को, L1 को भी तो पे करना पड़ेगा ना, L1 को पे किया देखो उसने फ्लोटिंग रेट क्या था माइबोर प्लस 2%, ठीक है। तो माइबोर प्लस 2%, माइबोर था उस टाइम पे 8 प्लस 2 मतलब 10, तो 10% पे करा। अब 100 करोड़ पे 10 कितना होता है 10 करोड़ रुपीस, तो नेट ए पेज 11 करोड़ रुपीस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, नेट इंटरेस्ट रेट IR कितना हो गया 11%, लेकिन इसको माइबोर के अकॉर्डिंग कितना पे करना था, जो इसका फ्लोटिंग रेट था वो था 10%, तो इसको इस वाली ट्रांजेक्शन में नुकसान हुआ। लेकिन हमने भी पढ़ा था एक को नुकसान होता है तो एक को फ़ायदा होता है, तो एक बार बी का ट्रांजेक्शन वैल्यू देख लेते हैं। बी को क्या है, बी को मिला तो माइनस में रख लेता हूँ, माइनस बी को मिला -1 करोड़ रुपीस, ए से बी को मिला ना, ये मिला, ठीक है, इस पर्टिकुलर रेट पे। फिर अगर ए को मिल गया, मतलब बी को मिल गया -1, और लेकिन बी ने पे भी तो किया, बी ने कितना पे किया, बी ने भाई फिक्स 11% पे किया L2 को, तो बी ने पेज भी किया ए को, सॉरी L2 को कितना 11% मतलब 11 करोड़ रुपीस और 100 करोड़ रुपी, ठीक है। तो जो टोटल हो गया हमारा 11 करोड़ -1 करोड़, तो बी का जो नेट हो गया, नेट ऑफ बी पेज 10 करोड़ रुपीस, ठीक है। तो इन्होंने 10 करोड़ रुपीस पे किया, तो इनका नेट IR कितना हो गया 10 करोड़ 10%, तो इनडायरेक्टली इनको फिक्स पे कितना करना पड़ा था 11%, तो इसका क्या है, इनको फ़ायदा हो गया, एडवांटेज इनके लिए एडवांटेज हो गया, और इसके लिए वो एक तरीके से लॉस हो गया। तो हम देख पा रहे हैं कि इस कंडीशन में आने की वजह से, इस कॉन्ट्रैक्ट में आने की वजह से बी को फ़ायदा हुआ इस पहले ईयर के अंदर, ईयर 1 में, है ना, जहाँ पर माइबोर 8% था। लेकिन अगर माइबोर बढ़ेगा तो पता है क्या, ए को फ़ायदा होगा, उस अगले ईयर में ए एडवांटेज में रहेगा, ठीक है, और बी डिसएडवांटेज में रहेगा, लेकिन अगर माइबोर अगले ईयर में, क्योंकि भाई ये तो लंबे टाइम के लिए होता है ना, ऐसा नहीं कि 1 साल के लिए होता है, सिर्फ 5-6 साल के लिए लोग कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं ना, बी अगले ईयर में अगर माइबोर बढ़ गया तो ए को फ़ायदा बी को नुकसान, लेकिन उससे अगले ईयर में अगर माइबोर घट गया तो भाई बी को फ़ायदा होने लग जाएगा, बी एडवांटेज में हो जाएगा, और ए दोबारा डिसएडवांटेज में जाएगा ना, तो एक को फ़ायदा, इन्होंने इनडायरेक्टली अपना ये स्वैप करके, इंटरेस्ट रेट स्वैप करके, देखो ए ने क्या किया, ए ने अपना फिक्स्ड ए ने अपना फ्लोटिंग को स्वैप कर लिया फिक्स के साथ, क्योंकि फिक्स पे करना पड़ा इन्हें, और बी ने क्या किया, बी ने फिक्स को स्वैप कर लिया फ्लोटिंग के साथ, ठीक है। तो ऐसे करके इन्होंने अपने रिस्क को हेज करने की कोशिश करी, लेकिन किसका हेज हो पाया वो हमें सिनेरियोज माइबोर टाइमलाइन पे पता चल गया, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि कंपनी है और कंपनी भी डायरेक्ट नहीं आते हैं एक दूसरे के पास, है ना, कि चलो ये कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन। एक स्वैप बैंक होता है या स्वैप एंटिटी होती है, ठीक है, एंटिटी होती है जो ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को कंडक्ट कराती है। भाई इसको क्या है, इसको ये जो है ना एक फिक्स रेट देगा, फिक्स अमाउंट देगा, ठीक है, वो इसको मिल जाएगा। ऐसे ही बी जो है इसको माइबोर देगा, माइबोर प्लस वैल्यू, वो इसको ए को मिल जाएगा। लेकिन ऐसा ये जो टोटल अमाउंट है ना, जो टोटल अमाउंट होगा, जो नेट अमाउंट होगा, जैसे हमारा इसमें 1 करोड़ रुपए आ रहा था पहले साइकिल में, उसमें से कुछ परसेंट जो है ना स्वैप एंटिटी अपने पास रख लेगा, कुछ परसेंट 0.25%,
और फिर जो फाइनल अमाउंट होगा वो जिसके पास भी नेट होगा उसके पास दे देगा। इसमें बी को नेट मिल रहा था 1 करोड़, तो 1 करोड़ में सिर्फ 75 लाख मान लो फॉर एग्जांपल खुद अपने पास 75 लाख दे देगा और 25 लाख खुद रख लेगा फॉर एग्जांपल। एग्जांपल है, सिर्फ एग्जांपल, ठीक है। तो ऐसे करके इन्होंने स्वैप कर दिया और अपने खुद के अपने अपने रिस्क को हेज भी कर लिया, ठीक है। अब क्या है, कॉल ऑप्शन में मैंने बता ही दिया पुट, और ये राइट होता है नॉट ऑब्लिगेशन टू पे और रिसीव इंटरेस्ट, वो सेम चीज़ है, अभी इंटरेस्ट के साथ जुड़ गई है, ठीक है। अभी हम ये चीज़ें पढ़ लेते हैं कि जो कैप क्या होती है, फ्लोर क्या होता है और कॉलर क्या होता है, ठीक है। तो जो कैप होती है ना वो प्रोटेक्ट करती है असलियत में, या प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द राइजिंग इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ रहा है तो उसके अगेंस्ट ये हेल्प करेगी। तो एक बार देख लेते हैं। देखो, जब भी इंटरेस्ट रेट की बात होती है ना, इंटरेस्ट रेट होता है आईआर होता है ना, उसके डेरिवेटिव्स की बात होती है ना, तो उसमें कोई बाय और ये कॉल या पुट ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। कॉल या पुट नहीं होता, इसमें क्या होता है, कैप होता है और फ्लोर होता है और कॉलर होता है, ठीक है। अभी मैं एक जल्दी से एक चीज़ आपको बता देता हूँ क्योंकि बहुत टाइम नहीं लेना इन चीज़ों में। तो एक बार बोरोवर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि बोरोवर को क्या फ़ायदा हो रहा है। हाई बोरोवर को इनडायरेक्टली बोरोवर को क्या फियर रहता है, बोरोवर को ये फियर रहता है कि हाई इंटरेस्ट रेट ना हो फ्यूचर में कभी भी, है ना। तो उसे अपने आप को हाई इंटरेस्ट रेट से बचाना है कि भाई उसको ज़्यादा पैसा नहीं देना इंटरेस्ट रेट पे बैंक वाले को या लेंडर को। तो ये क्या करता है, ये एक कैप बाय कर लेता है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कैप बाय कर लेता है। एक बोलता है कि भाई एक स्ट्राइकिंग रेट है पर्टिकुलर, जैसे मान लो इसके लिए वो 12% है कि भाई 12% से ऊपर पैसा गया या परसेंटेज गई इंटरेस्ट रेट की तो ये नहीं देगा पैसा, मतलब इसके लिए वो हेज है, ये पर्टिकुलर पोजीशन इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये इसको एक स्ट्राइकिंग रेट बना देता है कि अगर ये 12% हिट हुआ कभी भी तो ये जो पर्टिकुलर ये जो पर्टिकुलर कैप है ना ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और इसको 12% ही मैक्सिमम देना पड़ेगा किसी भी केस में, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली अपनी सीलिंग को, बोरोवर जो है अपनी मैक्सिमम सीलिंग को हेज कर रहा है 12% पे। तो अभी क्या है, अभी ये 12% से कितना ही बढ़ जाए, 14 हो जाए, 15 हो जाए, ठीक है। तो ये इसको नहीं पे करना पड़ेगा। और सेम चीज़ ऐसे ऑप्शन के लिए, ये ऑप्शन ये एक तरीके से ऑप्शन की फॉर्म में आता है। ऐसे ऑप्शन के लिए इसको प्रीमियम पे करना पड़ता है बैंक को, प्रीमियम पे टू बैंक, ठीक है। ये प्रीमियम पे करना पड़ता है बैंक को। अभी सेम जो केस है ना वो इन्वेस्टर का केस है। अभी मैं एक इन्वेस्टर हूँ, ठीक है। तो मुझे किस चीज़ से डर है कि मेरा कहीं मैं कभी कभी भी अपना पैसा इन्वेस्ट करूँ, किसी को दूँ और उस पर लोअर इंटरेस्ट ना हो जाए, है ना। मेरा जो फियर है वो लोअर इंटरेस्ट का फियर है। तो इसमें मुझे क्या बाय करना, इन्वेस्टर को क्या बाय करना पड़ता है, एक फ्लोर ऑप्शन बाय करना पड़ता है उससे हेज करने के लिए। वही सेम चीज़ सेम है, इसमें भी एक स्ट्राइकिंग रेट डिफाइन करता है, स्ट्राइकिंग रेट 6% और हायर, कि भाई मुझे एटलीस्ट 6% तो मिलना ही चाहिए या उससे ज़्यादा मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा मिला तो मैं अपना ऑप्शन को एग्जीक्यूट नहीं करूँगा, इतना तो मिलना चाहिए। अगर ये 5% गिरा तो मैं अपना ये फ्लोर ऑप्शन एग्जीक्यूट कर लूँगा, सेम चीज़, वही सेम चीज़ है, ठीक है। तो ये इस केस में जो इन्वेस्टर है वो लोअर इंटरेस्ट रेट को कैप का हेज कर रहा है और इसमें बोरोवर जो है वो अपने हाई इंटरेस्ट रेट को हेज कर रहा है, ठीक है। ऐसे कभी कभी लेंडर्स भी वो कर रहे होते हैं, मतलब सेम ये भी लेंडर ही है ना एक तरीके से। अब क्या होता है, कॉलर होता है। कॉलर क्या होता है, जैसे कोई हाउसिंग लोन है, हाउसिंग लोन, और हाउसिंग लोन जो है ना किसी एक बोरोवर ने वो फ्लोटिंग रेट पे ले रखा है, ठीक है। कोई बोरोवर है उसने हाउसिंग लोन ले रखा है फ्लोटिंग रेट पे और वो चाहता है कि यार बोरोवर की जो कैपिंग है वो 12% पे हो जाए, फॉर एग्जांपल 12% पे। तो यहाँ पर ये जो है मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि मान लो कि इसने जो है ना बोरोवर ने एक लेंडर को प्रीमियम पे कर दिया कि ये 12% पे कैप कराने के लिए, कैपिंग करने के लिए कि इससे ज़्यादा ना जाए।
प्रीमियम पे कर दिया, पी पे कर दिया फॉर एग्जांपल। पर यहाँ पर दूसरी साइड लेंडर साइमल्टेनियसली, लेंडर भी एक फ्लोर बाय कर लेता है, असलियत में बाय नहीं करता, वो एक म्यूचुअल होता है, वो बोलता है कि नहीं भाई मैं तो 8% से नीचे गया ना तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, है ना। तो मेरे लिए 8% है, फॉर अ लेंडर मेरे लिए 8% है, 8% से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो एक रेंज बन गई, एक गैलरी बन गई, एक कॉलर बन गया 12 से 8% का। तो बोरोवर ने हाई इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन को हेज कर लिया और लेंडर ने भी हाई इंटरेस्ट रेट के फ्लक्चुएशन को हेज कर लिया, और इसने इसके लिए इसको पे किया पी। अभी असल में कोई प्रीमियम एक्सचेंज नहीं होता है, ये तो माइनस, ये तो अगर जब ऐड करेंगे तो ज़ीरो ही हो जाएगा। तो ये कोई प्रीमियम पे नहीं करते हैं यहाँ पर। बस क्या है कि किसी ने, दोनों ने अपने हैच करने के लिए दोनों ने अपने प्रॉफिट को थोड़ा रिड्यूस कर लिया, एक दूसरे को म्यूचुअली प्रोटेक्ट किया, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी म्यूचुअली। तो कॉलर क्या करता है, कॉलर यही करता है, दोनों को जो है ना म्यूचुअल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, और इसमें कोई प्रीमियम का लेन देन नहीं होता, कोई प्रीमियम नहीं होता है ना। तो प्रीमियम जो है स्क्वायर ऑफ हो जाता है, स्क्वायर ऑफ। तो यही चीज़ है इसकी। अब स्वैप्शन क्या होता है, वही सेम चीज़ मैंने आपको ये अभी पढ़ाया था ना पूरा, कि एक बैंक होता है। अभी स्वैप्शन का एक बार देख लेते हैं जल्दी से। स्वैप्शन भी सेम चीज़ है। एक स्वैप हमने देखा था कि ए और बी हैं, लेंडर है यहाँ पर L2, यहाँ पर L3 L1 है। अभी स्वैप्शन में क्या होता है कि कोई एक जो है ना ये चीज़ बाय कर लेता है, कि वो एक ऑप्शन बाय कर लेता है कि भाई फ्यूचर में जाके मुझे वो एग्जीक्यूट करना है नहीं करना है, ये जो स्वैप मेथड है मुझे एग्जीक्यूट करना है नहीं करना है। तो वही चीज़ को स्वैप्शन बोलते हैं। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन टू एंटर इनटू अ स्वैप। तो एक बायर के पास, एक ऑप्शन बायर के पास ये राइट आ जाता है कि उस एक्सपायरी डेट पे जाके इसको वो पर्टिकुलर जो ब्लैक बॉक्स है, जो स्वैप बॉक्स है, उसे एग्जीक्यूट करना है नहीं करना। भाई मुझे लॉस हो रहा होगा तो मैं नहीं करूँगा, अगर मैंने बाय कर रखा है तो उसके लिए इस बी को जो है ना वो प्रीमियम देना पड़ता है। वो सेम चीज़, सेम फंडा। तो हमने ये पढ़ लिया एफआरए क्या होता है, इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या होता है, कॉल पहले ही पढ़ लिया हमने, कॉल पुट और ऑप्शन, पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन क्या होता है, कैप पढ़ लिया, फ्लोर पढ़ लिया, कॉलर पढ़ लिया, ऑप्शन पढ़ लिया, और आईआर फ्यूचर्स पढ़ लिया। फ्यूचर भी सेम चीज़ है, बट ये एक्सचेंज होते हैं ट्रेडेड, मतलब ये स्टॉक मार्केट पे, स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो सकते हैं, है ना। बस यही है। ठीक है, अब हम अपने अब इस पे आते हैं, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव क्या होते हैं एसेट में और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इसमें यही चीज़ बता रखी है कि इसमें मैंने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया क्या होता है एसेट में। अभी इन चीज़ को करने के लिए कौन से पार्टिसिपेंट एलिजिबल हैं, ठीक है। अभी एक बार अब हम ये हमने सब पढ़ लिया है कि क्या होते हैं। अब एक बार देख लें, अब हम अपने मेन मास्टर डायरेक्शन पर जाते हैं, रुपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव डायरेक्शन जो है। अभी उसमें इसने जो आरबीआई ने ये बता रखा है कि कौन कौन से हु कैन एक्चुअली पार्टिसिपेट इन दैट पर्टिकुलर आईआरडी, ठीक है। रुपी इंटरेस्ट रेट में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, तो रेसिडेंट कौन है उसमें और नॉन रेसिडेंट कौन है, उसकी इसमें कैटेगराइजेशन की है। तो रेसिडेंट क्या होते हैं, जो पर्सन रेसिडेंट होते हैं इन इंडिया अंडर फीमा एक्ट, फीमा एक्ट ऑफ 1999 के अंदर जो भी पर्सन रेसाइड करते हैं, रेजिडेंट होते हैं इन इंडिया, उनको ये रेजिडेंट बोलते हैं, है ना। तो कौन कौन हो गए, वो इंडियन कंपनीज हो गई, बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज हो गई जो इंडिया में है, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, पेंशन फंड हो गए, कोई लार्ज कॉरपोरेट्स हो गए, एमएसएमईज हो गए, इंडिविजुअल रेसिडेंट हो गए इन इंडिया, ठीक है। तो अभी इसमें क्यों अलग अलग कैटेगराइजेशन किया है कि जो रेसिडेंट्स है ना, रेसिडेंट्स आर फ्रीली participate, they are allowed to participate freely in IRD मार्केट। IRD मार्केट के अंदर जो है ना, ये रुपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव मार्केट के अंदर जो है ना, ये फ्रीली कर सकते हैं एग्जीक्यूशन, ठीक है, इन पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स का। लेकिन जो नॉन रेजिडेंट्स होते हैं ना, वो ऐसा काम नहीं कर सकते। जो नॉन रेजिडेंट्स होते हैं उनको एक थर्ड पार्टी के, मतलब एक पर्टिकुलर, ये तो सेंट्रल ट्रेजरी के या ग्रुप एंटिटी के थ्रू करना होता है। तो नॉन रेजिडेंट कौन से होते हैं, जो फीमा एक्ट में इंडिया के बाहर रह रहे होते हैं, वो सब फॉरेन बैंक्स हो गए, एफपीआईज हो गए, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हो गया, और ओवरसीज़ फंड एंड इंस्टीट्यूट्स हो गए, ठीक है। तो ये जो रेसिडेंट होते हैं ना, ये रेसिडेंट तो क्या है, वो ओटीसी पे कर सकते हैं ट्रांजेक्शन, ठीक है, डायरेक्टली।
या कोई भी रिकॉग्नाइज OTC पर डायरेक्ट मतलब ऐसे मार्केट मेकर के थ्रू कर सकते हैं, खुद से नहीं कर सकते। और जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनको अलाउ होता है, लेकिन ये जो नॉन रेसिडेंट होते हैं ना, ये डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है। इनको एक सेंट्रल ट्रेजरी क्या होती है, एक सिंगल यूनिट होती है। सारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और सारे फॉरेन बैंक्स इस पर्टिकुलर यूनिट के पास जाते हैं, और फिर ये हमारे मार्केट मेकर्स के साथ ट्रांजेक्शन करती है या कॉन्ट्रैक्ट्स में आती है, ये IRD को एग्जीक्यूट कराती है, ठीक है। तो ये होता है। नहीं तो एक ग्रुप एंटिटीज़ क्या होती हैं, जैसे कोई भी कंपनी की एक कंपनी है, उसकी पेरेंट कंपनी हो गई, ठीक है, पेरेंट कंपनी हो गई। तो वो पेरेंट कंपनी, इसकी बहुत सारी सब्सिडीज़ हैं। ये सब्सिडी 1, सब्सिडी 2, सब्सिडी 3, ये अलग अलग जाके ये मनी मार्केट के साथ ना डायरेक्ट लिंक करके एक पूरी पेरेंट कंपनी है जो सारा का सारा मनी मार्केट हमारे जो मार्केट मेकर्स हैं उनके साथ ट्रांजेक्शन करें डायरेक्ट, ठीक है। तो ये सब्सिडीज पेरेंट कंपनी के थ्रू जाके करें, डायरेक्ट ना करें, ठीक है। तो ऐसे टाइप की चीज़ें, रेस्ट्रिक्शंस है ना, वो नॉन रेजिडेंट पार्टिसिपेंट पे हैं, हमारे ऊपर नहीं है। मतलब इंडिया में जो रहते हैं रेजिडेंट्स होते हैं उनको ऐसा कुछ नहीं है। और मार्केट मेकर्स को क्या करना है, उनका प्रॉपर ऑथोराइजेशन करना है, सेंट्रल ट्रेजरीज का और ग्रुप एंटिटीज़ का प्रॉपर वो होना चाहिए, ठीक है। अब RBI ने इनको अलाउ क्यों कर रखा है ना, जो नॉन रेसिडेंट्स हैं इनको अलाउ क्यों कर रखा है। एक तो हमें इसलिए बहुत आसान इसका आंसर है। एक तो हमें अपने IRD मार्केट को जो है ना एक ग्लोबल लेवल पे ग्लोबली इंटीग्रेट करना है, इसलिए अलाउ कर रखा है। और दूसरा है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, ये GSEC गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को जो है ना होल्ड करके रखते हैं। तो भाई इन लोगों के लिए भी हेजिंग की तरह वर्क करे, या इनके पास भी वो हेजिंग टूल हो, हेज करने के लिए वो टूल हो, ठीक है। तो इसलिए पर्टिकुलर हमारा बढ़ता हुआ इंटरेस्ट रेट है, इंडियन इंटरेस्ट रेट है, उसके अगेंस्ट हेज करने के लिए ये GSEC, क्योंकि ये भी GSEC को बाय करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, तो इनके पास भी वो टूल हो, इसलिए RBI ने इनको अलाउ कर रखा है कि ये भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पूरा चीज़ हो गई है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि हाँ, एक्सचेंज परमिशंस एंड मतलब IRD और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक मार्केट में क्या है कि जो रिकॉग्नाइज स्टॉक मार्केट है ना, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, वो क्या है कि दे ओनली ऑफर स्टैंडर्डाइज्ड IRD प्रोडक्ट्स। ये जो ना स्टैंडर्डाइज्ड IRD प्रोडक्ट दे सकते हैं, कौन से जो RBI ने एक तो अप्रूव कर रखे हुए हैं, ठीक है, प्लस जिनका कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है फिक्स हो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइज फिक्स हो, मैच्योरिटी डेट्स फिक्स हो, ठीक है, मैच्योरिटी डेट फिक्स हो, फिक्स मैच्योरिटी डेट, यूनिफॉर्म पेमेंट सेटलमेंट हो या मेथड हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के लिए RBI ने इनको बोला है कि सिर्फ स्टैंडर्डाइज्ड IRD प्रोडक्ट को ही दो। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि वो कोई नया प्रोडक्ट या मॉडिफाइड प्रोडक्ट लेके आए, तो RBI का अप्रूवल चाहिए होता है उसके लिए। तो ये एक केस उन्होंने डाल रखा है। अभी इन्होंने RBI ने क्यों ऐसा बोल रखा है कि भाई हमारा अप्रूवल लो, क्योंकि कोई अनसेफ प्रोडक्ट ना आ जाए, ठीक है, अनसेफ प्रोडक्ट ना आ जाए, ठीक है, ठीक है, या कोई ऐसा प्रोडक्ट ना आ जाए जिसमें स्पेकुलेशन करना बहुत आसान है, स्पेकुलेटिव प्रोडक्ट ना हो जाए, स्पेकुलेशन वाला प्रोडक्ट ना आ जाए, स्पेकुलेटिव प्रोडक्ट ना हो, है ना, फ्रॉड लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और जो ऐसे प्रोडक्ट जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज से अलाइंड हो, ठीक है, और हमारा जो मार्केट है उससे हमारी मार्केट की कंसिस्टेंसी और स्टेबलाइजेशन बना रहे, कंसिस्टेंट रहे मार्केट हमारा, तो इसलिए RBI का अप्रूवल चाहिए होता है। ये तो चीज़ हम सोच सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, बेंचमार्किंग ऑफ, हमारा देखो इसको रुपी इंडियन ही बोलते हैं, क्योंकि जो फ्लोटिंग रेट्स होते हैं ना, वो हमारे FBA पब्लिश ब्रांचेस पब्लिश करती हैं। मतलब FBA क्या होता है, फाइनेंशियल बेंचमार्क
एडमिनिस्ट्रेटर, इनको एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, फाइनेंशियल बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये एफबीएस क्या पब्लिश करते हैं? ओवरनाइट माइबोर, ठीक है, माइबोर, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। तो ये मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट क्या होता है कि दो बैंक एक दूसरे को जब लैंड करते हैं ना, तो वो किस इंटरेस्ट पे करते हैं, एवरेज जो इंटरेस्ट रेट पे करते हैं ना, उसको इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, याला ओवरनाइट माइबोर, ठीक है, ऑफर। और दूसरा क्या होता है? टी बिल्स, टी बिल्स ये टी बिल्स करते हैं, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड, ठीक है, टी बिल यील्ड। तो ये सब चीज़ों को बेंचमार्क करते हैं। अब ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो पूरा मार्केट है वो यूनिफॉर्म बना रहा है, सेम चीज़ की बैंक खुद के हिसाब से लेंड ना करने लग जाएं, और मार्केट में डिस्टेबलाइजेशन ना हो, क्योंकि हम अपने खुद के हिसाब से चीज़ों मतलब जो ओवरनाइट माइबोर रेट्स हैं, या ये जो पर्टिकुलर रेट्स हैं, इनके अलावा हम किसी और पर्टिकुलर रेट्स पे आईआरडी करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होगा और इनकन्सिस्टेंसी आ जाएगी मार्केट के अंदर। ऐसी चीज़ें ना आए, तो सिर्फ ये एफबीआई के पब्लिश के थ्रू जो प्रोडक्ट्स होते हैं वही रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो सकते हैं, ठीक है। नॉन रेजिडेंट क्या होते हैं? हाँ, नॉन रेजिडेंट के लिए एक लिमिट लगा रखी है, क्या कि वो अलाउडेड है ओनली फॉर हेजिंग, नॉट फॉर स्पेकुलेशन, ठीक है। वो सिर्फ हेजिंग, प्रोटेक्शन के लिए वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट में काम कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं, लेकिन वो नॉर्मली स्पेकुलेशन करने के लिए नहीं कर सकते। तो एक बार देख लेते हैं इसका मतलब क्या है कि एग्रीगेटेड कंडीशन क्या है, रूल्स क्या है, ठीक है। एग्रीगेटेड लॉन्ग पोजीशन ऑफ एफपीआईज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, वो जो है ना 5,000 करोड़ से कम की होनी चाहिए, ठीक है, या इतनी होनी चाहिए, इतनी या इससे कम। अब ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि सिंपल चीज़ है कि वो जो एफपीआईज हैं वो स्पेकुलेट ना करें, एक्सेसिव स्पेकुलेशन ना हो। अभी एक्सेसिव स्पेकुलेशन का मतलब ही क्या होता है? स्पेकुलेशन का मतलब ये होता है कि अभी मेरे पास कोई बॉन्ड तो है नहीं, ठीक है, और उस वो बॉन्ड ना होने के बाद भी मैं उसको उसके मतलब मेरे पास अंडरलाइन एक्सपोजर है नहीं, अंडरलाइन एक्सपोजर नहीं है, उसके बाद भी मैं मार्केट के अंदर उसको ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास बॉन्ड ही नहीं है। तो मैं इंडायरेक्टली वो जो चीज़ है ना, क्योंकि मेरे पास वो एक्सपोजर है ही नहीं, मेरे पास कोई भी जेन्युइन जो भी है, ठीक है, जेन्युइन इंटरेस्ट रेट रिस्क है ही नहीं, मैं रिस्क रिस्क टू हेज करने के लिए है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं मेरे पास, ना कोई बॉन्ड है, कुछ भी नहीं है। और तब मैं जाके मार्केट के अंदर स्पेकुलेशन करूं और सोचूं कि इसका प्राइस बढ़ जाएगा और उसके ऊपर मैं बैटिंग करूं, तो बैटिंग करना मतलब वो स्पेकुलेशन होता है डायरेक्टली, प्रॉफिट के लिए, सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो भी इन इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं वो उनको स्पेकुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी ना आए, ठीक है, ज़्यादा वॉलेटाइल ना हो जाए मार्केट, और जो हमारे खुद के डोमेस्टिक फाइनेंशियल मतलब डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनको कोई उनके अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे, और कोई एक्सेसिव स्पेकुलेशन प्रेशर ना बने हमारी यील्ड्स पे, ठीक है। तो इसलिए जो लॉन्ग पोजीशन है ना, जो बाइंग पोजीशन है, कि कितना एफपीआई ओवरऑल हर एक स्टॉक पे, हर एक टाइप का आईआरडी, ठीक है, हर एक टाइप का आईआरडी, ऑल आईआरडीज और ऑल स्टॉक एक्सचेंज, इनका जो टोटल वैल्यूएशन है, ये कोई पर एफपीआई नहीं है, ओवरऑल मार्केट में उनका लेस देन इक्वल टू 5,000 करोड़ होना चाहिए, एक का नहीं, सबका ओवरऑल, हर एक जगह मिला के, हर एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट मिला के इसमें, ठीक है, कि ओवर स्पेकुलेशन ना हो, इसलिए ऐसा किया गया है। ये हमने देख लिया कि ये वाइड उसके लिए नहीं है। और इससे होता क्या है? इससे यही होता है कि भाई जो एफपीआईज हैं वो डोमिनेटिंग नेचर में ना आ जाए, डोमिनेट ना करने लग जाए, डोमिनेट ना करें आईआरएफ मार्केट को या आईआरडी मार्केट को, है ना, फॉरवर्ड मार्केट्स को या फ्यूचर मार्केट्स को, और आर्टिफिशियल सप्रेशन ना हो जाए, आर्टिफिशियल मतलब वही आर्टिफिशियल सप्रेशन ना हो, सप्रेशन नहीं होना चाहिए ऑन यील्ड्स, ठीक है, यील्ड्स ऐसा कुछ भी ना हो। और जो डोमेस्टिक
इंस्टीट्यूशन है हमारे वो भी सेफ रहें और स्टेबल रहें, और वो भी सिग्निफिकेंटली पार्टिसिपेट करते रहें। अगर इनका डोमिनेंसी हो गई तो फिर वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो है ये जो ओवरऑल बाइंग पोजीशन है उनकी वो 5,000 करोड़ तक ही रखी है। लेकिन जो ग्रॉस शॉर्ट पोजीशन है, ठीक है, अभी पर ये पढ़ लो कि ग्रॉस शॉर्ट पोजीशन ऑफ एन एफपीआई वो क्या है, वो लेस देन इक्वल टू है लॉन्ग पोजीशन इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड इन आईआरएफ्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि मेरे पास जितने बॉन्ड्स हैं या मेरे पास जितने इस टाइप की सिक्योरिटीज़ हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ऐसे आईआरएफ फ्यूचर्स हैं, है ना, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जितने मेरे पास हैं मैं उतने का ही तो हेज कर पाऊँगा। अगर मेरे पास जितने हैं उतने का मैं हेज कर सकता हूँ, लेकिन अगर उससे उससे ज़्यादा का मैं हेज करूँगा तो वो तो एक मेरा स्पेकुलेशन हो गया ना, मेरा स्पेकुलेशन। मेरे पास बॉन्ड है नहीं या मेरे पास कुछ वो वैसे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स है नहीं और मैं वो सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब मेरे पास मैं सेलिंग किसी को सेलिंग राइट बेच रहा हूँ कि और वो उस सेलिंग राइट को बैक करने के लिए मेरे पास खुद के पास बॉन्ड नहीं है ना कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, पैसा ही नहीं है। ठीक है, तो ओवर स्पेकुलेशन ना करें लोग और एग्रेसिवली स्पेकुलेट ना करें। इसलिए जितने बॉन्ड हमारे पास होंगे, जितनी हमारे पास इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स होंगे, हम उतने ही बॉन्ड्स उतना ही हम शॉर्ट पोजीशन बाय कर सकते हैं या शॉर्ट पोजीशन सेलिंग पोजीशन में रह सकते हैं एफपीआईस के क्रॉस। ठीक है, सिंपल यही है कि जितना बॉन्ड या कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उतना ही हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आरबीआई का ऑब्जेक्टिव क्या है कि एफपीआई जो हैं वो सिर्फ हेज करें, स्पेकुलेट ना करें। ठीक है, यही सेम चीज़। और एक नेकेड शॉर्ट सेलिंग होती है वो ना करें। ठीक है, यही है। ठीक है, हम बस वो तो मैंने बाकी सब आपको बता ही दिया है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है। ठीक है, हाँ, अब ये ओटीसी के बारे में तो मैंने बता ही दिया था। ओटीसी आईआरडीज इन ओटीसी मार्केट। तो ओटीसी मार्केट हमें पता ही है, जहाँ पर डील जो है दो पार्टीज़ के बीच में डायरेक्टली होती है, डायरेक्टली। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई क्लियरिंग कॉर्पोरेशन भी होता है एक, कभी कभी मेरे ख्याल से मैंने तो, हाँ, मतलब नॉर्मली जो दो पार्टीज़ के बीच में हो ओवर द काउंटर, उनको ही हम ओटीसीज बोलते हैं। ठीक है, और कोई एक्सचेंज मतलब कोई स्टॉक के थ्रू नहीं हो, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं होती ये चीज़, है ना, डायरेक्ट होती हैं। और यहाँ पर ओटीसीज में जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं ना, ओटीसीज में जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कस्टमाइज होते हैं, स्टैंडर्डाइज नहीं होते, कस्टमाइज होते हैं। ठीक है, उसमें हम चेंज करा सकते हैं कितना अमाउंट है। ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब उसकी मैच्योरिटी डेट, उस पर अगर इंटरेस्ट रेट मुझे कितना चाहिए, ऐसा सब कुछ कस्टमाइज़ करा सकते हैं, है ना, कोई भी स्टैंडर्डाइज नहीं है। इसमें एक चीज़ है, मनी जो मार्केट मेकर्स होते हैं, मार्केट मेकर्स कौन कौन हो सकते हैं, तो इस डायरेक्शन में किस किस को ये पावर दे रखी है, कौन कौन लोग जो है मार्केट मेकर्स हैं। इसमें क्या है, वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स हैं, एनबीएफसीज हैं अपर लेयर की, और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, एआईएफआईज हैं। एग्जिम बैंक हो गया, नबार्ड हो गया, एनएचबीज हो गया, नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया, सिडबी हो गया, नाफेड हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो असल में इन लोगों को ही ये चीज़ दी गई है, क्योंकि ये जो मार्केट मेकर्स होते हैं ना, जो एमएम होते हैं, मार्केट मेकर को मैं एमएम बोलता हूँ, जो एमएम होते हैं ना, ये कंटिन्यूसली मतलब इंडायरेक्टली होते क्या है, ये कंटिन्यूसली कोट करते रहते हैं बाय और सेल प्राइस, बाय सेल प्राइस, सेल प्राइस, ये कंटिन्यूसली कोट करते हैं। और ये मार्केट के अंदर जो मेन हमारा प्राइमरी मार्केट होता है उसके अंदर इंडायरेक्टली लिक्विडिटी प्रोवाइड कराते हैं, लिक्विडिटी, क्योंकि यही लोग इनिशियल फेज पे मार्केट के अंदर पैसा इन्फ्यूज़ करते हैं। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट आता है तो उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, जिसमें जो एसपीडीज होते हैं ना, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में करते हैं, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। कॉमर्शियल बैंक किसी में भी कर सकते हैं, अपर बैंक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लोग होते हैं, इसमें एक और चीज़, हाँ, ये बोल रखे हैं, एटलीस्ट वन काउंटर पार्टी मस्ट बी ए मार्केट मेकर। जो भी ट्रांजेक्शन होता है ना, उसके अंदर ओटीसी जो है, जो ओटीसी पे हमारी ट्रांजेक्शन हो रही है, उसमें से एक जो है ना काउंटर पार्टी, वो मार्केट मेकर होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो दो, अगर कोई दो
ए और बी कोई कॉर्पोरेट ही है, ये कॉर्पोरेट है, ये भी कॉर्पोरेट है। अभी दो कॉर्पोरेट हैं जिनकी खुद के पास एक ये इतने वीक रेगुलेटेड होते हैं, ठीक है। हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक कितने रेगुलेटेड होते हैं, ठीक है। नैफ NBFCs कितनी रेगुलेटेड होती हैं, SPDs बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड होते हैं, सारे AIFIs भी रेगुलेटेड होते हैं। तो लेकिन ये कॉर्पोरेट्स जो है ना वो रेगुलेटेड नहीं होते हैं, इनकी वीक। तो इनके साथ अगर ये दो खुद से डील कर लेंगे तो मे बी है कि कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट कर दे या कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यूएशन ना करे या उसको वैल्यू ना दे इतनी, है ना। तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन मार्केट मेकर के थ्रू अगर एक उसमें मार्केट मेकर होता है तो वो फोर्सफुली इन चीज़ों को करा भी सकता है ना। उनके पास वो नॉर्म्स, मतलब उनके पास वो फोर्सेज और पावर होती हैं। तो और ये इंश्योर मार्केट में अब ये क्या है, ये ओवर प्राइसिंग भी कर सकते हैं, खुद से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मार्केट मेकर्स क्या होते हैं, मार्केट मेकर्स प्रॉपर प्राइसिंग करते हैं, प्रॉपर प्राइसिंग, रिस्क कंट्रोल करते हैं, है ना, और हेविली रेगुलेटेड होते हैं। इसलिए इन्होंने IRDs में OTC मार्केट के अंदर ये बोल रखा है कि जो मार्केट मेकर्स हैं वो ये सब लोग हो सकते हैं, और जब हम ये OTC पे ये करने जाएंगे तो इसमें से एक पार्टी जो ना मार्केट मेकर्स होनी चाहिए, ये डायरेक्शन में बोला गया है। और जो नॉन मार्केट मेकर्स होते हैं, वापस एक बार, नॉन मार्केट मेकर्स, जो नॉन मार्केट मेकर्स होते हैं वो कौन होते हैं, नॉन मार्केट मेकर्स वो हमारी नॉर्मल कॉर्पोरेट्स हो गए, मैंने एक एग्जांपल ले लिया था, कॉर्पोरेट्स हो गए, MFs हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, IC हो गई इंश्योरेंस कंपनी, प्रोविडेंट फंड्स हो गए, ठीक है, FPI हो गए, ये सब लोग जो हैं। और ये जो है इनको अलाउ नहीं होता कि एक दूसरे के साथ डील कर ले, एक मार्केट मेकर होना चाहिए, खत्म, ठीक है। ये हमारा था। अब अगला है यूज़र क्लासिफिकेशन। अभी कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, उसमें यूज़र क्लासिफिकेशन क्या है। तो जो हमारा RBI है ना, RBI कुछ पार्टिसिपेंट को कैटेगराइज करता है कि किस टाइप के पार्टिसिपेंट कौन सा प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं या उनको हैज कर सकते हैं अपनी चीज़ें। और तो उसमें वही चीज़ है, लेकिन वो किस पे देखता है, कोई दो तीन चीज़ों पे देखता है, जैसे कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है, ठीक है, स्ट्रेंथ कैसी है उस पर्टिकुलर रिटेल यूज़र की या नॉन रिटेल यूज़र की, ठीक है। उस बंदे की उस यूज़र की एक्सपर्टीज़ कैसी है, ठीक है। रिस्क हैंडलिंग कैपेसिटी कैसी है, रिस्क हैंडलिंग कैसी है, ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर ये नॉन रिटेलर्स और रिटेलर्स में कैटेगराइजेशन करता है RBI कि वो कौन से लोग हो सकते हैं। तो जो नॉन रिटेलर्स होते हैं, नॉन रिटेलर्स यूज़र्स होते हैं, वो एक्चुअली बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, उनकी बैलेंस शीट अच्छी होती है, प्रोफेशनली मैनेज भी रहते हैं ये लोग, ठीक है। और इनके पास अंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे हम जो होते हैं, हम जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, हमारे पास थोड़ी कम जानकारी होती है इन रुपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स की, ठीक है। इनसे क्या रिस्क जुड़े हुए हैं उनके बारे में कम जानकारी होती है ना। हमारे पास सॉफ्टवेयर और ये सब चीज़ें भी नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा नहीं होता, ठीक है। और हमारे पास इतना कैपिटल भी नहीं होता। लेकिन जो नॉन रिटेलर्स होते हैं ना, उनके पास ये सब चीज़ें होती हैं, वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं। जैसे बैंक हो गया, SPDs हो गया, NBFCs हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, म्यूचुअल फंड्स हो गए। लेकिन ये मार्केट मेकर नहीं है, ध्यान रखना, ये मार्केट मेकर्स नहीं है। इसमें से कुछ मार्केट मेकर है, कुछ नहीं है। अब कौन इसमें अभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मार्केट मेकर्स, हमने पीछे पढ़ा कि बैंक मार्केट मेकर्स हैं, हाँ, लेकिन कुछ वही बैंक्स मार्केट मेकर्स हो सकते हैं जो RBI के द्वारा अप्रूव्ड है इन पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में काम करने के लिए। उसके अलावा जो बैंक्स हैं, उसके अलावा जो SPDs हैं, वो नॉन रिटेल यूजर्स में आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि वो यूज़र्स हैं, वो मेन यूज़र, कौन कौन इसको यूज़ कर सकता है इन इंस्ट्रूमेंट्स को, तो बैंक कर सकते हैं जो कि नॉन रिटेल में आते हैं, NBFCs कर सकती हैं, ये सब कर सकते हैं। और वो रेसिडेंट्स कर सकते हैं जिनकी नेटवर्थ जो है ना 500 करोड़ से ऊपर है, या उनका टर्नओवर जो है ना 1000 करोड़ से ऊपर हो, ठीक है। वो सब इस फ्रेमवर्क के अंदर कैसे क्लासीफाई होते हैं, एज अ नॉन रिटेल यूज़र्स। और बाकी जितने बचे वो रिटेल यूज़र्स में आ जाते हैं, जैसे हम हो गए, कुछ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो गई, और स्मॉल अपर लेयर तो उसमें चली गई, मीडियम लेयर NBFCs हो गई, लोअर लेयर NBFCs हो गई, बेस लेयर NBFCs हो गई, है ना। ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। और हमारे पास इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते हैं ना ये सब चीज़ें। लेकिन इस मास्टर डायरेक्शन के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात कर रखी है कि जो कुछ एलिजिबल नॉन रिटेल यूज़र्स हैं ना, या रिटेलर्स हैं, वो ऑप्ट कर सकते हैं रिटेल में। क्यों? अभी किसी एलिजिबल नॉन रिटेल यूज़र को
ऑप्ट क्यों करना है रिटेल? वो इसलिए करना है क्योंकि जो रिटेलर्स होते हैं ना, उनके लिए जो नॉर्म्स होते हैं थोड़े प्रोटेक्टिव नॉर्म्स होते हैं। तो किसी को ज़्यादा, कोई नॉन रिटेल यूज़र्स है उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए हो, उनको प्रोटेक्टिव नॉर्म्स में काम करना हो, तो वो अपने आप को कन्वर्ट करा सकते हैं इस चीज़ में। ऐसे ही अगर मैं एक रिटेलर हूँ, मेरे पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, मेरे पास एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है, मेरे पास रिस्क हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ किसको? मनी मार्केट को, सॉरी मनी मेकर्स को, सॉरी गलत बोल दिया, मार्केट मेकर्स को यार, मार्केट मेकर्स को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि भाई मेरे को जो है ना रिटेल कैटेगरी से हटाकर नॉन रिटेल कैटेगरी में डाल दो, और अब मैं वैसे तरीके से इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करूँगा। इसका फ़ायदा पता है क्या होता है कि क्यों हम रिटेल और नॉन रिटेल में कर रहे हैं? क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट एप्लीकेबल हैं इसके लिए, आगे आएगा वो, ठीक है। तो ये चीज़ है, फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए करते हैं। फिर जो एमएम्स होते हैं ना, मार्केट मेकर्स होते हैं, वो चेक करते हैं सबका कि भाई रिस्क मैनेजमेंट इस असलियत में है भी रिटेल इन्वेस्टर का ऐसा या रिटेल यूज़र का ऐसा जो ये बोलना चाह रहा है, तो वो सब एक्सपर्टीज़ है भी नहीं, सब चीज़ चेक करते हैं। तो यही सेम चीज़ है, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी लिमिटेड रहती है इन रिटेल यूज़र्स के लिए। नॉन रिटेल यूज़र्स है ना, वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, ये कम करते हैं, इसलिए ये डेफिनेशन क्रिएट करी गई है। स्वैप्शन जो होता है रिटेल यूज़र में अलाउ ही नहीं होता, लेकिन नॉन रिटेल में अलाउ होता है। पर्पस क्या है? जो रिटेल यूज़र्स हैं सिर्फ भैया हेजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपना रिस्क मिटिगेट करो और कुछ ट्रेड या स्पेकुलेशन मत करो फालतू, ठीक है। पैसा प्रॉफिट नहीं कमाने का, ठीक है। ये क्या है, ये पैसा भी कमाओ और हेज भी करो, हेज भी करो, पैसा भी कमाओ, प्रॉफिट भी कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में। रेगुलेटरी प्रोटेक्शन इनके लिए हाई होता है क्योंकि प्रोटेक्टिव रहते हैं, और इनके लिए मॉडरेट होता है। रिस्क रिस्पॉन्सिबिलिटी लोअर है और इनके लिए हायर है। भाई वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, तो हो गई है, ठीक है। हाँ, तो वही यही चीज़ कि कौन से प्रोडक्ट अलाउ हैं। रिटेल यूजर्स के लिए एफआरए अलाउड है, इंटरेस्ट रेट स्वैप कर सकते हैं, कॉल पुट ऑप्शन जिसमें बाय सिर्फ बाय ओनली कर सकते हैं, कैप्स एंड फ्लोर में ही बाय कर सकते हैं, और कॉलर में भी नो नेट प्रीमियम रिसीव वाला कर सकते हैं, ठीक है। वही जो मैंने बताया था कि दोनों को कोई प्रीमियम रिसीव नहीं होता। अभी नॉन रिटेल यूजर्स क्या हो सकते हैं? वो सारे के सारे प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं जो नॉन रिटेलर्स प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जो रिटेलर्स प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उसके अलावा स्वैप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। लिवरेज्ड, ये नो लिवरेज डेरिवेटिव अलाउड, ठीक है, इसमें नहीं है, ठीक है। नॉन रिटेलर यूजर जो है ना, वो लिवरेज डेरिवेटिव यूज़ नहीं कर सकते। अभी लेवरेज डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ये ज़्यादा, इसमें क्या होता है कि जब भी आपको कोई प्रॉफिट होता है ना, पर्टिकुलर कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना गेन हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है ना, जो भी लॉस या गेन होता है ना इस डेरिवेटिव के थ्रू, वो किसी एक मल्टीप्लाई फैक्टर होता है, कोई फैक्टर के थ्रू होता है। मान लो नॉर्मली मुझे होना था, किसी नॉर्मल डेरिवेटिव में मुझे होना था 1 करोड़, लेकिन इसमें क्या है, एक मल्टीप्लाई फैक्टर आ जाता है इंटू 5 का, फॉर एग्जांपल। तो अब मुझे असल में गेन या लॉस जो है ना, वो 5 करोड़ का होगा। तो ऐसे डेरिवेटिव जिनके अंदर एक मल्टीप्लाई फैक्टर आ जाता है, उनको लेवरेज डेरिवेटिव्स बोलते हैं, और वो नॉन रिटेलर्स के लिए अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। वो इसमें पर्पस मैंने बता दिया है कि कौन से पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप एक बार देख लेना। हम आगे चलते हैं, एक और कॉन्सेप्ट आ गया, नॉन रेसिडेंट ट्रांजैक्शन एंड पीवीबीपी। पीवीबीपी क्या होता है? प्राइस वैल्यू, प्राइस वैल्यू ऑफ अ बेसिस पॉइंट। हमने ये बेसिस पॉइंट बहुत सुना होगा, है ना। ये बेसिस पॉइंट हमने सुना है कहाँ पर? जब मॉनेटरी पॉलिसी आती है हर 2 महीने बाद, उसमें इतना रेट कट हो गया, इतने बेसिस पॉइंट रेट कट हो गया, वहाँ पर ये चीज़ आती है। तो पीवीबीपी क्या होता है? वही सेम, मतलब वैसा सेम नहीं है, पर बेसिस पॉइंट का मतलब सेम ही है यहाँ पर कि 1 बेसिस पॉइंट 1 BP का चेंज होने पे, बढ़ने पे या घटने पे, बढ़ने पे घटने पे, 1 BP का चेंज होने पे, बढ़ने पे या घटने पे, जो गेन है इन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, वो कितना बढ़ जाएगा, ये मतलब कितना, इट शोज कि हाउ मच मनी इज गेन और लॉस, कितना लॉस हो जाएगा या कितना गेन हो जाएगा अगर मेरा 1 बेस पॉइंट बढ़ जाता है। किस पे? मेरे यील्ड टू मैच्योरिटी कर्व पे। अगर 1 बेस पॉइंट भी ऊपर नीचे होता है तो मुझे उससे कितना गेन और कितना लॉस होता है, वो ये चीज़ बता रहा होता है। तो इनडायरेक्टली जो पीवीबीपी है, वो मेरे को सेंसिटिविटी बता रहा है मार्केट की, है ना। सेंसिटिविटी बता रहा है कि भाई कितना सेंसिटिव है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट या
मतलब कि अगर उसका जो यील्ड टू मैच्योरिटी कर्व में ज़रा सा बेस पॉइंट बढ़ने पे मेरे को गेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, या यील्ड कम होने पे मेरे को बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा है, वो चीज़ों के बारे में बताता है। तो अगर मेरा हायर पीवी बीपी होगा ना, तो मेरे को हायर इंटरेस्ट रेट रिस्क होगा, ठीक है। वही सेम चीज़ की इन्वेस्टर, ये इस मतलब ये जो पीवी बीपी है, इसको जो है इन्होंने नॉन हेजिंग स्पेकुलेशन, मतलब यहाँ पर अब स्पेकुलेशन अलाउड है। एग्रीगेटेड टोटल ओवरऑल उसकी जो लिमिट रख रखी है ना, वो 1000 करोड़ रखी है, कि अगर टोटल इंस्ट्रूमेंट में अगर उनका 1000 करोड़ से ज़्यादा चेंज हो जाता है, मतलब ये जो है ना, ये CCIL जो है ना, हर दिन इस पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज करता रहता है, मतलब इस वैल्यू को चेंज नहीं करता, ये तो फिक्स्ड है कि टोटल जो हमारे नॉन रेसिडेंट्स हैं, जब वो स्पेकुलेशन कर रहे होते हैं, स्पेकुलेटिव नॉन हेजिंग पर्पस से, मतलब ज़रूरी नहीं कि वो स्पेकुलेशन ही कर रहे हो, वो ट्रेडिंग कर रहे होंगे, वो ट्रेडिंग के पर्पस पे जब भी ये PVBP नॉन हेजिंग IRD पोजिशंस लेते हैं, तो उसकी वजह से जो चेंज है ना, वो जो लॉस है और गेन है, वो ओवरऑल टोटल 1000 करोड़ ही होना चाहिए, उससे कम हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगा ना तो फिर और अलाउड नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ है, वो भी ओवरऑल के लिए बताया। वंस दिस लिमिट रीच्ड, नो न्यू नॉन हेजिंग IRD इज अलाउड। अब फिर जो है ना, सिर्फ हेजिंग के लिए यूज़ करो, उस दिन की लिमिट जो है ना आपने पूरी कर ली, आप सिर्फ हेजिंग के लिए यूज़ करो, हेज करो, ठीक है। लेकिन स्पेकुलेटिव या ट्रेडिंग पर्पस से या किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं करना है उसको, उसके ये पर्टिकुलर वो है। ये कौन मॉनिटर करता है? CCIL मॉनिटर करता है और पब्लिश करता है डेली कि भाई कितना है अमाउंट है। अभी 800 करोड़ ही है बस, ठीक है। तो अभी और अलाउ कर सकते हैं हम नॉन हेजिंग पर्पस के लिए, लेकिन जैसे ये 1000 करोड़ पहुंच गया तो भाई अब अलाउ नहीं कर सकते, अब सिर्फ हेज करो, अब सिर्फ हेज कर सकते हैं। हाँ ठीक है। अब ये आ गया OTC मार्केट ऑपरेशन रूल में, हमने पढ़ लिया कि बेंचमार्क कौन पब्लिश करता है, FBA करता है, फाइनेंशियल बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर करता है। ब्रोकर्स मस्ट बी फिम्डा एग्रीगेटेड। फिम्डा एक SRO है, ठीक है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो अभी RBI ने अभी थोड़ा टाइम पहले ही, पता नहीं मतलब पता नहीं ये मार्च या नहीं अगस्त या जून जुलाई में किया होगा, है ना, इनको अप्रूव किया था कि ये फिम्डा, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं। तो जो ब्रोकर है इनके थ्रू रिकॉग्नाइज होना चाहिए फिम्डा के, और जो सेटलमेंट है ना वो बायलेटरल या RBI अप्रूव्ड होनी चाहिए, क्लियरिंग के थ्रू होनी चाहिए, ठीक है। जो OTC ट्रांजेक्शन है या तो बायलेटरल होनी चाहिए या RBI अप्रूव्ड एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है उसके थ्रू भी हो सकती है, ठीक है। एक ये दे रखा है। अभी अगर कोई बंदा एग्जिट लेना चाहे पोजीशन से, तो वो कैसे ले सकता है? या तो वो अनवाइंड कर सकता है। अनवाइंड मतलब क्लोज करना कॉन्ट्रैक्ट, अनवाइंड का मतलब होता है क्लोज करना कॉन्ट्रैक्ट विद द सेम काउंटर पार्टी। लेकिन जो नोवेशन होता है ना, नोवेशन का मतलब होता है अपना कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफ़र कर देना किसी न्यू एलिजिबल पार्टी पे, ठीक है। लेकिन जब वो ट्रांसफ़र कर रहे हो ना, तो उन फाइनल ट्रांजेक्शन के अंदर कोई एक पार्टी जो है वो मार्केट मेकर होनी चाहिए, वही सेम रेगुलेशन के लिए, क्योंकि अच्छा इनके पास वो रहता है, प्राइसिंग अच्छी करते हैं, कोई रिस्क ज़्यादा नहीं हो रहा था, ऐसे इन चीज़ों को रखते हुए जब भी आप नोवेशन कर रहे हो, एग्जिट आप ले रहे हो, या तो अनवाइंड कर सकते हो, क्लोज कर दो कॉन्ट्रैक्ट सीधे, नहीं तो किसी और को दे दो, लेकिन उसमें एक जो है MM होना चाहिए। मार्केट ये कब कब चालू रहेगा? 9 AM से 5 PM तक। और ऑफशोर अलाउडेड है FCSIRD। FCS होता है फॉरेन करेंसी सेटलमेंट इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव। अभी जो सेटलमेंट है ना, है तो हमारा IRD, ठीक है, रुपीज़ में ही सब कुछ होगा, लेकिन सेटलमेंट जो है, जो फाइनल वैल्यू का ट्रांजेक्शन होगा, वो फॉरेन करेंसी में होगा, तो वो इसको बोलते हैं पेमेंट राउटिंग। नॉन रेजिडेंट है, पेमेंट की बात हो रही है यहाँ पर। और कॉन्ट्रैक्ट कैसा है हमारा? कॉन्ट्रैक्ट है इंडियन रुपी, मतलब रुपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव। तो उसमें दो तरीके हैं हमारे पास पेमेंट राउटिंग करने के, या तो INR अकाउंट के थ्रू करो, ठीक है, या वोस्ट्रो अकाउंट के थ्रू करो। तो INR अकाउंट तो नॉर्मल है, समझ आ रहा है, लेकिन वोस्ट्रो किस कब आएगा? जब एक रेसिडेंट दो तरीके से कर सकता है, INR के थ्रू कर सकता है, INR अकाउंट हो उसका, या एक वोस्ट्रो अकाउंट के थ्रू कर सकता है। तो जो INR अकाउंट है ये कहाँ मेंटेन होता है? AD ऑथराइज डीलर के पास होता है, ठीक है।
उसके थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं जो नॉन रेजिडेंट है। और वोस्त्रो क्या होता है? वोस्त्रो क्या होता है? एक INR अकाउंट जो मेंटेन कर रखा है इंडियन बैंक ने अपने पास, मेंटेन बाय इंडियन बैंक इन इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक, FB का जो अकाउंट अपने खुद के बैंक में इंडिया के अंदर रख रखा है ना, और इंडियन करेंसी में INRs में, उसको वोस्त्रो अकाउंट बोलते हैं, वोस्त्रो अकाउंट। तो उसके थ्रू कर सकते हैं ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर कोई FCS IRD है, फॉरेन करेंसी सेटलमेंट हमारा डेरिवेटिव है, उसमें नॉर्मल बैंकिंग चैलेंज चलेगा, स्विफ्ट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। ओवरसीज़ बैंक अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, और कोई भी इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज पेमेंट राउट के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन जब भी ये कर रहे हो उसके अंदर फुल फेमा कंप्लाइंस होनी चाहिए, मैंडेटरी है, ठीक है। इसके अलावा ये है कि ट्रांजैक्शन टाइप अगर नॉर्मल OTC IRD ट्रांजैक्शन है, तो जो हमारी CCIL है या जो ट्रेड रिपोजिटरी है ना, ट्रेड रिपोजिटरी है, TR बोलते हैं, रिपोजिटरी, TR, ट्रेड रिपोजिटरी, वहाँ पर जो है ना, अगर नॉर्मल OTC IRD है तो विद इन 30 मिनट्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट 30 मिनट के अंदर अंदर रिपोर्ट करना है। FCS IRD विद एन नॉन रेसिडेंट है NR, तो अगले दिन के 12 बजे तक नून के आपको TR को रिपोर्ट करना है उनमें, CCIL को। अगर कोई स्ट्रक्चर डेरिवेटिव है, स्ट्रक्चर मतलब कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव है, जैसे स्वामशन हो गया, स्वाम प्लस ऑप्शन, स्वाप और ऑप्शन हो गया, तो उस दिन की, दैट पर्टिकुलर डे की जब TIR क्लोज होती है ना, मान लो अगर 6 बजे क्लोज होती है, 6 PM क्लोज होती है, तो उससे पहले पहले रिपोर्ट करना है ये ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो यही पूरा का पूरा मास्टर सर्कुलर था, सॉरी मास्टर डायरेक्शन था। हमने इसमें ये सारी चीज़ें देख ली। हमने पहले स्टार्ट कैसे किया, हमने पहले एक बार पूरा वो ले लेते हैं। हमने ये देखा कि क्या नाम है इसका, किस लीगल पावर के थ्रू ये लॉन्च हुआ है, फिर इसके अंदर क्यों लिया है, मतलब क्यों इस डायरेक्शन को लाए हैं। फिर ये जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, इसमें हमने ये भी देखा कि किस टाइप के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं, स्वाप्स क्या होते हैं। फिर उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स देखे, FRA क्या होता है, इंटरेस्ट रेट स्वाप्स क्या होते हैं, कॉलर क्या होता है, कैप क्या होता है, फ्लोर क्या होता है, स्वाम्पशन क्या होता है, ये सब चीज़ हमने देखी है ना, जो हमारा बेसिक बना। फिर हमने उसके बाद ये सीखा कि रुपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव क्या होते हैं। फिर हमने देखा कि भाई वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, कौन उसको प्रोडक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, कौन उसको कर सकता है एग्जीक्यूट, ठीक है, OTC रिकॉग्नाइज वो, ठीक है, ये सब चीज़ हमने देखी। फिर हाँ, ये तो प्रोडक्ट के बारे में देख लिया था हमने। फिर कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, रेजिडेंट क्या होते हैं, नॉन रेजिडेंट क्या होते हैं, नॉन रेजिडेंट किसके थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे इस अकाउंट, इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर, ठीक है, डेरिवेटिव के अंदर। फिर परमिशंस देख लीजिए, भाई नए प्रोडक्ट को लाना है तो कैसे ला सकते हैं। बेंचमार्किंग, वो जो माईबोर हो गया और T-बिल यील्ड हो गया और गवर्नमेंट सेक यील्ड हो गया, ये सब कौन डिसाइड करता है वो देख लिया। नॉन रेजिडेंट कितने तक उनकी लॉन्ग पोजीशन कितने तक हेज हो सकती है, शॉर्ट पोजीशन कितनी वो कर सकते हैं, अपनी लॉन्ग पोजीशन इन GSEC प्लस IRF तक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट मेकर्स कौन है इस पर्टिकुलर IRDs OTC मार्केट के अंदर, हमने वो देख लिया। उसमें एक पार्टी MM होनी चाहिए। नॉन रिटेलर्स और रिटेलर्स यूज़र कौन से हैं वो हमने देख लिया, ठीक है। और फिर नॉन रिटेलर्स और रिटेलर्स यूज़र कौन से टाइप के प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं वो भी हमने देख लिया। रिस्क क्या है उनके साथ वो भी देख लिया। वो सेम चीज़, प्रोडक्ट कौन से अलाउड है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो पर्पज़ रेस्ट्रिक्शन है, हेजिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। PV BP का एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, और OTC मार्केट के ऑपरेशनल रूल्स पढ़ लिए, और पेमेंट राउटिंग मेथड पढ़ लिए, किस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, और रिपोर्टिंग टाइम पढ़ लिया, ठीक है। तो यही सब था हमारा रुपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव के ऊपर मास्टर डायरेक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, और अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।